निकालें लेटेस्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन पेपर, किताब के एंड पे दिया हुआ है। करो शुरू भाई। अच्छा जी, रजिस्टर पे लिखें क्वेश्चन 5 का बी, क्वेश्चन 5 का बी। तो 2-3 मिनट बस इंतजार कर लें, आ जाएंगे और न्यूमेरिकल से शुरू करते हैं। लेटेस्ट अटेम्प्ट ऊपर लिख लेना, कौन सी है? मार्च सितंबर 2025। अच्छा, क्वेश्चन 5 का बी निकालें। आपकी किताबों में है, किताब के एंड के ऊपर आए, ये पेपर है आपकी किताबों में। अली प्रेजेंटेड अ गिफ्ट वैल्यूड एट 8 लाख टू बाकिर। अली ने बाकिर को 8 लाख रुपए का गिफ्ट दिया। इधर आ जाओ भाई, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इस साइड वालों, इस साइड, इस साइड। हाँ बैठ जाओ और आगे हो जाओ, आगे हो जाओ भाई। आप तीनों दोनों भी इधर आए, इधर आए, इधर 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 भाई, इधर इधर इधर। 8 लाख रुपए का गिफ्ट दिया अंडर द प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस एंड रूल्स मेड देयर अंदर। अच्छा, ऐसे सिनेरियोस को ना इंडिपेंडेंटली पढ़ना होता है, वरना ऐसे ज्यादा चीजें खुली हो बंदा परेशान हो जाता है। उधर बैठो बैठो बैठो। अली गिफ्ट देने वाला है, गिफ्टर, गिफ्टर गिफ्टी कोई लफ्ज नहीं है, लेकिन वैसे ही बता रहा हूं। अली गिफ्ट देने वाला है, गिफ्टर, और बाकिर कौन है? गिफ्टी। अली बाकिर का अंकल है और गिफ्ट है इन काइंड। अच्छा, इन काइंड गिफ्ट में रूल होता है कि रिलेटिव से मिले तो, जल्दी बोले ना, एग्जेम्प्ट, और अगर नॉन रिलेटिव से मिले तो टैक्सेबल। नॉन रिलेटिव से मिले तो, आप बताएं, गिफ्ट है इन काइंड और मिले रिलेटिव से, सो इट इज नॉट टैक्सेबल या इट इज एग्जेम्प्ट बिकॉज इट इज रिसीव्ड फ्रॉम रिलेटिव। तो रिलेशनशिप कैश गिफ्ट में देखा जाता है या काइंड में? काइंड में। आगे होके, आगे होके बैठे, आगे पढ़े। अली इज, लो अब अबू बना दी सॉरी अली इज बाकिर्स फादर। अच्छा, कैश गिफ्ट में फादर या मदर या ब्रदर या अंकल नहीं देखा जाता। कैश गिफ्ट में देखा जाता है एनटीएन है या। वैसे एक बात याद रखिएगा, एनटीएन हो या ना हो, कैश में तो कोई भी गिफ्ट नहीं दे सकता। कैश में तो कोई भी गिफ्ट नहीं दे सकता। तो फिर ऐसी सूरत में बताएं, इट इज टैक्सेबल। ये देखिए ना, कैश गिफ्ट रिसीव हुआ है। अगर अब्बू के पास एनटीएन था तो क्रॉस चेक या बैंकिंग चैनल से देना चाहिए था। अगर अब्बू के पास एनटीएन नहीं था तो किस फॉर्म में देना चाहिए था? क्रॉस चेक में। तो अब अब्बू ने किस में दे दिया? कैश फॉर्म में। किस फॉर्म में दे दिया? इधर आगे आ जाए, आगे आ जाए, थर्ड रो में, फोर्थ रो में, सेकंड रो में। इसलिए ये टैक्सेबल है। भाई ये एसी चलवाएं, ये वाला, ये वाला भी। अली एंड बाकिर आर, उसका टेम्परेचर कम कर दें, वो जो भाई उधर कह रहे हैं। कौन से वाले का?
अली एंड बाकिर आर क्लोज फ्रेंड्स एंड गिफ्ट इन काइंड. अब डायग्राम्स देखें बस. गिफ्ट इन receive from not a relative, therefore it is chargeable under the head income from other source. चलें जी, आज जो हम समरीज की तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको, वो आप खींचते रहें और दोस्त को भेजते रहें. तो गिफ्ट इन काइंड की ये थी, वैसे तो आपने बनाई ही है बुक के अंदर. गिफ्ट इन काइंड की ये थी, और ये तो वैसे ही आपके लिए कह रहा हूं अगर किसी ने तस्वीरें सही तरह नहीं बनाई हुई थी. और ये थी गिफ्ट इन कैश. काइंड वाली खींचनी थी, अब उससे ले लेना. ओके, ब्लैक मार्कर 2-4 मंगवा लें. अच्छा मोहतरम, पास्ट पेपर का क्वेश्चन नंबर 1 हम लेटेस्ट टाइम का शुरू करने लगे. मेरा पहले आपसे एक सवाल है, इधर देख लें. मैं आपको एक टैक्स कैलकुलेशन दे रहा हूं. पीबीटी एड अकाउंटिंग वालों की लेस टैक्स वालों की डेप्रिसिएशन और टैक्सेबल इनकम. जी 103. ये हमारे अकाउंटेंट ने बनाई है, मेड बाय अकाउंटेंट. और अदर इंफॉर्मेशन में उसने बताया है फाइन टू गवर्नमेंट इज ₹9. अदर इंफॉर्मेशन में पहली बात चुप. और दूसरी बात, भाई आपको नजर नहीं आ रहा, इतनी मुश्किल से देख रहे हो. इधर आओ जहां बैठते, थर्ड लास्ट रो में भाई. हाँ आगे आओ. ठीक. अच्छा जी, फाइन टू गवर्नमेंट इज 9. हाँ आप आ जाए. फाइन टू गवर्नमेंट इज 9. टैक्स depreciation does not include tax depreciation on furniture of ₹1. ठीक है जी. अब आप मुझे बता दें कि रिवाइज्ड कैलकुलेशन जरा करके बताएं. कुछ लोग कैलकुलेटर पे ही कर दें रिवाइज कैलकुलेशन, टैक्सेबल इनकम सही वाली निकाल दें. अकाउंटेंट ने ये निकाल लिया. अकाउंटेंट ने ये निकाल लिया. अच्छा, क्या आ गया जवाब जी? 102. अच्छा मुझे ये बताएं, इधर देखें, कितने लोगों ने कैलकुलेशन रिवाइज करते हुए 100 रुपए से चले हैं? हाथ खड़ा करें. कितने लोग कैलकुलेशन रिवाइज करते हुए 103 से चले हैं? असल में ये भी कैलकुलेशन में चीजें फिर हो गई नहीं है. मेरा वैसे ये मशवरा है कि आप 100 से ही चलें, दोबारा खड़ी करें कैलकुलेशन को अपने पांव पे, वो मुझे ज्यादा अच्छा लग रहा है. देखें कैसे. पीबीटी कितना? 100. पीबीटी कितना? 100. आपने आगे आने तो आगे आ सकते. पीबीटी कितना? 100. ऐड कर दें अकाउंटिंग, फाइन बेशक फौरन बेशक फाइन ऐड कर दें. ऐड कर दें अकाउंटिंग वालों की डेप्रिसिएशन, लेस कर दें टैक्स वालों की डेप्रिसिएशन, बट कीप इट इनसाइड, कीप इट, बिकॉज इट नीड्स एन
एडजस्टमेंट, इट नीड्स एन टैक्स। उसने अकाउंटेंट ने अपनी तरफ से कैलकुलेशन बनाई है, बट दिस टैक्स डिप्रिसिएशन डज नॉट इंक्लूड द टैक्स डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। सो प्लीज ऐड दिस, क्योंकि टैक्सेशन फर्नीचर की भी तो अलाउड है ना, उसमें कौन सा मसला है, फर्नीचर का टैक्सेशन अलाउड है। जवाब क्या आ गया? 8। फाइन उसने ऐड किया या नहीं किया मुझे अब पता नहीं चल रहा, सवाल ने बताया भी नहीं उसने फाइन ऐड किया या नहीं किया। ओ भाई वाजे तौर पे उसने लिखा हुआ है कि मैंने ये कैलकुलेशन बनाई है, जहां फाइन ऐड हुआ हुआ नहीं नजर आ रहा। बताइए हम उसने ऐड किया या नहीं किया? नहीं किया उसने ऐड, बड़ा क्लियर नजर आ रहा है उसने नहीं किया ऐड। कैसे नजर आ रहा है उसने नहीं किया ऐड? उसने से 2 एडजस्टमेंट्स की हैं पूरे न्यूमेरिकल में। नंबर 1 अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन ऐड कर दी है, और टैक्स डेप्रिसिएशन, और टैक्स डेप्रिसिएशन 7 रुपए माइनस की है या 8, तो वो 8 माइनस होनी चाहिए थी, और अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन तो सही ऐड कर दी होगी। तो अब मैं दोबारा उसका न्यूमेरिकल दोबारा से खड़ा कर रहा हूं, या फिर उसके गलत फिगर से सही फिगर की तरफ आना चाह रहा हूं? दोबारा से न्यूमेरिकल सही तरीके से कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, सॉर्ट ऑफ अ रिकंस्ट्रक्शन। ओके, और अब ऐड कर दें फाइन टू गवर्नमेंट। अब सही हो गया न्यूमेरिकल? कितना? 9 111। चले नोट। अच्छा, उसने सिर्फ कितनी एडजस्टमेंट्स की हैं सवाल में? माय डियर बताएं ना, पीबीटी से टैक्सेबल इनकम तक पहुंचते हुए उसने सिर्फ कितनी एडजस्टमेंट्स की हैं? क्या 2 एडजस्टमेंट होती हैं या कई एडजस्टमेंट्स होती हैं न्यूमेरिकल में? और एक एडजस्टमेंट करते हुए गलती भी कर दी है। क्या गलती की है जल्दी बताएं? फर्नीचर की डिप्सिशन डाली। और दूसरी गलती क्या की है? फाइन। मुझे कैसे इल्हाम हुआ फाइन नहीं ऐड हुआ? बताएं ना, मुझे कैसे पता चला फाइन नहीं ऐड हुआ? उसने सिर्फ 2 एडजस्टमेंट्स की हैं, हालांकि फाइन की एडजस्टमेंट भी होनी चाहिए। कितने लोग 103 से चल के सही नतीजे पे पहुंचे थे? 103 से पता कैसे चलना था? देखिए इधर, 103 तक 1 रुपया माइनस नहीं हुआ, 1 माइनस करना था, और 9 ऐड नहीं हुआ जो गलती हुई भी है, लेकिन इस तरह बहुत मुश्किल हो जाना था उसकी गलत फिगर से सही फिगर पे जाना। मेरा मशवरा है कि पूरा न्यूमेरिकल सही तरीके से खड़ा करें। ऊपर माइनस करते बिल्कुल टॉप पे 100 के साथ आगे, ये वो फाइन तो नहीं है जो सेल्स टैक्स के अंदर है, ये तो डिडक्शन नॉट अलाउड है बिजनेस की। वो तो कुछ और होता था, वो तो टैक्स पेबल टू गवर्नमेंट टाइप चीज होती थी। ये फाइन तो नहीं पे कर रहे, ये फाइन पे कर रहे हैं, या फाइन पे कर दिया हुआ वो खर्चा अलाउड नहीं है। ये फाइन टाइप कोई चीज, तो ये फाइन तो नहीं है, ये तो फाइन के ऊपर बहस हो रही है कि खर्चा अलाउड है या नॉट अलाउड है। भाई इधर 4th 5th रो में भी आ सकते हैं आगे, जहां आपकी मर्जी आ जाए। क्या बताया घर वालों को? ईशा के बाद ले आए फजर के बाद? रिक्शे वाले अंकल का आप आगे आ जाए, लास्ट से नजर नहीं आ रहा तो जो खुद जगह आगे बनी नहीं, आगे जगह बनी हुई, पहली रो बिल्कुल खाली पड़ी है, इधर भी पहली रो खाली पड़ी, जिसने आना है वो खुद आए। ओके डन। मुश्किल से महीना रह गया पेपरों में और बातें कर रहे हैं दोनों लाइब्रेरी में बैठ के। लोग ही हो बेटा, केड़े पिंडू आए हो बेटा? लेट क्यों आए हो? चलो चलो इधर आ जाओ। हाँ इधर आ जाए। अच्छा, आप में से किसी ने आगे आना तो इधर भी जगह है भाई, इधर आ जाए, इधर जगह है। जी समीर। अच्छा, जो हजरात लेट हैं वो जरा देखिए भाई, थोड़ा सा इधर हो जाओ, वो पीछे नजर नहीं है, थोड़ा सा इधर हो जाए, और थोड़ा सा उन भाई के साथ हो जाए कंफर्टेबली जरा, जज़ाकल्लाह। अच्छा, जो हजरात लेट आए हैं 1-2 मिनट दे दें, बाकी भी सुन लें बेशक, बाकी बेशक पास पेपर क्वेश्चन 1 पढ़ लें, बाकी बेशक वो पढ़ लें। जो हजरात लेट आए हैं जरा इधर देखें,
मेरा प्रॉफिट एक अकाउंटेंट ने ना टैक्स, भाई लेट आने वाले, मैं आपके लिए कर रहा हूं, आप इधर उधर देख रहे हो भाई, मैं इधर कर रहा हूं आपके लिए, आप उधर क्यों देख रहे हो। प्रॉफिट कितना आया जी हमारा 100, पीबीटी कितना आया 100। आप लोग भी समझ रहे हैं, ये नहीं समझ आया आप लोगों को तो सवाल पढ़े आप लोग, मैं तो उन 3 लोगों को एड्रेस कर रहा हूं सारे। अच्छा, प्रॉफिट कितना आया हमारा, समझ ले दोबारा जिसे समझ 100। हमारे अकाउंटेंट ने अकाउंटिंग डेफिसिट, भाई वो भी आया, वो उसको क्या, किताब बंद कर मेरी बात सुनो, वो जो आखिर में है भाई, इसको तुम देख ले मैं क्या करा रहा हूं 1 मिनट में। हाँ पहले क्या है वो, ओके डन। पीबीटी है 100, अकाउंटिंग वालों का डेफिसिट है 10 रुपए, टैक्स वालों का डेफिसिट है 7 रुपए। हमारे अकाउंटेंट ने ये कैलकुलेशन बना दी, ओके। टैक्सेबल इनकम क्या आ गई 103। मैंने क्या इस कैलकुलेशन में अकाउंटेंट की गलतियां हैं, एक गलती ये है कि उसने फाइन टू गवर्नमेंट नहीं ऐड किया, और दूसरी गलती ये है कि टैक्स डेप्रिसिएशन डज नॉट इंक्लूड टैक्स डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर ऑफ ₹1। तो मैंने इनको ये मशवरा दिया है, आप लोग भी लेक्चर सुन लीजिएगा जाके, कि रिकंस्ट्रक्ट ना करें 103 से शुरू, सॉरी 103 से शुरू ना करें, आप 100 से न्यूमेरिकल शुरू करें दोबारा, ठीक है। 100 से न्यूमेरिकल शुरू करें, जिस तरह उसने 10 की काउंटिंग डेप्रिसिएशन ऐड किया आप दोबारा करें, क्योंकि आप 100 से शुरू किया है। लेकिन टैक्स डेप्रिसिएशन में 7 रुपए उसने 1 रुपए की डेप्रिसिएशन नहीं डाली हुई फर्नीचर की, उस डेप्रिसिएशन को आप डाल दें, और फाइन तो नजर ही नहीं आ रहा उसने ऐड बैक किया हुआ है, उसको आप ऐड बैक कर दें ताकि सही वाली वर्किंग आ जाए। इसकी तस्वीर खींच लें और आप पास पेपर का क्वेश्चन 1 शुरू करें। लेटेस्ट अटेम्प्ट, ये किताब का पेज नंबर 727 से अगला सफा है। उस्मान को बुलाइएगा। क्वेश्चन नंबर 1, Coca Brothers is an AOP is engaged in the business of manufacturing and supplying of branded footwear. KB's return of income has been prepared by a newly appointed manager that has presented following computation along with supporting notes. उसने पीबीटी से शुरू किया अकाउंटेंट ने, अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन ऐड की है, और बैड डेट एक्सपेंस ऐड करके बैड डेट रिटर्न ऑफ, बैड डेट एक्सपेंस होते हैं अंदाजा और रिटर्न ऑफ होते एक्चुअल, बैड डेट एक्सपेंस ऐड करके बैड डेट रिटर्न ऑफ उसने माइनस, इधर हो गया भाई, आप जगह बना दें जरा। उस वक्त आप हाथ खड़ा करते, सबने आने तो हम हाइब्रिड क्लासें खुलवाते हैं अजीब वैसे, उसमें मैंने हाथ खड़ा किया तो आधे लोगों ने हाथ खड़े किए थे। काउंट कर लें जरा बच्चे जो बैठे हैं, मुझे ना काउंट कीजिएगा, थोड़ा सा बड़ा हो गया। बैड डेट एक्सपेंस ऐड करके बैड डेट रिटर्न ऑफ माइनस कर दें, अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन ऐड करके टैक्स वालों के डेप्रिसिएशन उसने माइनस कर दिए, और उसने टोटल और टैक्सेबल इनकम निकाल लिए, क्योंकि इधर आगे अरे लेट आने पे तो आ गया ना जी। टोटल एंड टैक्सेबल इनकम उसने निकाल लिए, डन। तो आप बता दें हमारे अकाउंटेंट ने सिर्फ कितनी एडजस्टमेंट्स की हैं, 4, और बिल्कुल सही की हैं, कोई गलत एडजस्टमेंट नहीं लग रही मुझे। अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन ऐड करके टैक्सेशन माइनस की है, बैड डेट एक्सपेंस ऐड करके बैड डेट रिटर्न ऑफ, लेकिन इन दोनों में जरा जाके कुछ शायद तफसील है, उसने कुछ गड़बड़ कर दी होगी इसलिए वो बता रहा है। तो ये है हमारे अकाउंटेंट की एडजस्टमेंट। नोट्स टू द कंप्यूटेशन, पीबीटी तक पहुंचते हुए 16 लाख रुपए का रॉ मटेरियल खरीदा है टैक्स काटे बगैर। ओहो, ये वाली एडजस्टमेंट तो उसने की ही नहीं, उसने सिर्फ अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन की और टैक्स डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट की और बैड डेट की एडजस्टमेंट की है। इसके अलावा उसने ऑफिस खरीदा है, ऑफिस, और उसकी डाउन पेमेंट की है, तो ऑफिस खरीदने के लिए उसकी डाउन पेमेंट की है, और उसने पीबीटी तक पहुंचते हुए इसको माइनस कर दिया हुआ है, हैज बीन टेकन। लेकिन ये तो बिजनेस का खर्चा नहीं है, ये तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, इसको क्या हो जाना चाहिए, लेकिन कहीं ऐड नहीं। तो नॉर्मल एडजस्टमेंट्स वही थी जिस तरह नॉर्मल सवाल में होती हैं, ये उल्टाती जाने थे चीजें आप लोगों ने। और 3 मिलियन उसने अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का लाइसेंस रिन्यू करवाया है, तो इसकी अकाउंटिंग अमोर्टाइजेशन तो है नहीं, अब पूरी सॉफ्टवेयर की कॉस्ट ही गलती से खर्चे में डाल दी है, तो प्रॉफिट तक पहुंचते हुए उसने माइनस कर दिया हुआ है। उसके बाद 6.8 मिलियन है इंटरेस्ट इनकम, ये तो उससे उल्टानी चाहिए थी, क्योंकि ये तो हमारी जो है वो इंटरेस्ट इनकम यहां से निकलनी चाहिए थी, यहां भी नहीं माइनस की हुई, कुछ कोई एडजस्टमेंट उसने की हुई। तो नॉर्मल तरीके से जिस तरह सवाल सॉल्व करते थे पेपर में उसी तरह करने थे, बस एक डेप्रिसिएशन वाली एडजस्टमेंट है, उसको मैंने तो आपको बता दिया कैसे करना है सेट। उसके अलावा जाना पेज भी ले गया साडा।
1 मिलियन मॉनेटरी अवार्ड है फ्रॉम प्रोविंशियल मिनिस्टर। हमने पढ़ा था कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान से कोई अवार्ड मिले तो वो माफ़ है, ये माफ़ नहीं है। इसको बेहतर है वैसे अदर सोर्स में डाल दीजिएगा, ये कंपनी का बिजनेस नहीं है। मॉनेटरी अवार्ड तोहफा मिला है। बैड डेट रिटर्न ऑफ में एक बैड डेट पड़ा है जो हमारा सप्लायर पैसे लेके भागा है, ये मैं आपको बैड डेट बताऊंगा, ये माइनस करने की इजाज़त नहीं, क्योंकि ये प्रीवियसली इनकम में नहीं गया होता, ये प्रीवियसली इनकम में। टैक्स डेप्रिसिएशन में 0.45 डेप्रिसिएशन पड़ी है सेकेंड हैंड इंपोर्टेड मशीन की एट अ कॉस्ट ऑफ 3। बिल्डिंग के लिए 10, कंप्यूटर के लिए 30, बाकी सबके लिए 15, वैसे 3 पे 15% लगाएं। 0.45। ओहो, सेकेंड हैंड इंपोर्टेड प्लांट पे उसने सिर्फ टैक्स डेप्रिसिएशन माइनस की है, हालांकि खरीदा इस साल था। उसमें क्या माइनस होना चाहिए था? इनिशियल अलाउंस भी। टैक्स डेप्रिसिएशन में एक मसला है, टैक्स डेप्रिसिएशन में से टैक्स डेप्रिसिएशन को हम अंदर बुलाएंगे, अभी जैसे बुलाया था, अभी सवाल किया था आपने मेरे साथ, टैक्स डेप्रिसिएशन को अंदर बुलाएंगे, अंदर बुला के करेंगे -0.45, गलत निकाल देंगे, प्लस इनिशियल अलाउंस प्लस डेप्री, इससे फाइनल टैक्स डेप्रिसिएशन निकल आएगी हमारी। क्लियर? थर्ड लास्ट रो में जगह बना दें, आप आगे भी आ सकते हैं सेकंड रो में आने तो। ओके, टैक्स डेप्रिसिएशन में 0.78 डेप्रिसिएशन पड़ी है ऑन अ कार प्रोवाइडेड टू CFO। इस अगली रो में आ जाइए, इधर ही बैठ जाए, अगली रो वालों को बता दें, जगह बना दो भाई, जगह बना दो। चलें, जज़ाकल्लाह। बैग पीछे दे दो, बैग उनको पीछे पकड़ा दें, कर लेते हैं, कोई नहीं, सारे खुले दिल के। जज़ाकल्लाह बोल दो उसको। अच्छा, ओके। टैक्स डेप्रिसिएशन में 0.78 डेप्रिसिएशन पड़ी है जो गाड़ी हमने इस साल प्रोवाइड कर दी है CFO को। बेचने वाले साल में वैसे डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करनी होती, लेकिन प्रोवाइड कर दी है, CFO को बेच दी है, एम्प्लॉय को बेची है। तो अपॉन द कंप्लीशन ऑफ 5 years यूजफुल लाइफ इन जून 2025, क्योंकि इसने 5 साल की नौकरी कर ली थी, तो गाड़ी हमने बेच दी है, सोल्ड टू CFO। अब अगर आपने गाड़ी CFO को बेची है तो ये सेक्शन 77 की नज़र में डिस्पोजल है, डिस्पोजल के साल में डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करनी होती। कोई ऐसा है कि आपने अनहोना कॉन्सेप्ट नहीं पूछा, और इस तरह को कोई ऐसी चीज़ आ जाए ना तो परेशान ना हुआ करें। उसी में से आप जैसे ही पढ़े हुए बच्चे, बल्कि जिनका गोल्ड मेडल आया था, हमारे ही ऑनलाइन स्टूडेंट इस्लामाबाद के पढ़े हुए, तो इसी पेपर से वो ले लेते हैं, तो कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं होती कि ये आ गया तो आप जैसे लोगों ने करके भी आए हैं, गोल्ड मेडल भी हैं, कोई मसला नहीं, वो उस नॉर्मल प्रोसेस से पढ़े हुए थे। अच्छा जी, ऑल्दो इट्स मार्केट वैल्यू एट टाइम ऑफ डिस्पोजल वाज 5.5, गाड़ी की मार्केट वैल्यू 5.5 थी। अब वो डाटा दे रहा है गाड़ी की कॉस्ट 10 मिलियन थी, गाड़ी नई खरीदी थी 15 मिलियन की, और ओरिजिनली इसकी वैल्यू 10 मिलियन थी, नई गाड़ी कॉस्टिंग ये वाज देन प्रोवाइडेड टू सी, और एक और नई गाड़ी उसको दे दी हमने 15 मिलियन की। अच्छा, ये बिल्कुल नई बात शुरू होगी, ये पुरानी की बात खत्म होगी। एक नई गाड़ी उसको दे दी 15 मिलियन की, इस पे टैक्स डेप्रिसिएशन मैंने कैलकुलेट नहीं की। अब 4 मसले हैं, मैंने कहा था जब भी डिस्पोजल आए ना 4 चीजें ढूंढा करें, बिके हुए की अकाउंटिंग वालों की डेप्रिसिएशन, बिके हुए की टैक्स वालों की डेप्रिसिएशन, बिके हुए की अकाउंटिंग वालों का गेन लॉस, बिका हुआ टैक्स वालों का गेन लॉस। तो अब टैक्स वालों की डेप्रिसिएशन बेचारे ने टैक्स डेप्रिसिएशन में टैक्स डेप्रिसिएशन डाल दी हुई है, वो डालने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि बेचने के साल में डिस्पोजल डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करने की इजाजत नहीं है। उसके बाद गेन लॉस भी टैक्स वालों का हम निकालेंगे, अकाउंटिंग वालों का मुझे नहीं दिया उसने, मैं क्या करूं, टैक्स वालों का गेन लॉस भी निकालेंगे, अगर डाटा हुआ अकाउंटिंग वालों का वो भी निकाल लेंगे। यहां से एडजस्टमेंट आगे इजी मार्क्स लिए हुए थी। एक नई गाड़ी उसको खरीद के दिया है 15 मिलियन की, और इस पे डेप्रिसिएशन नहीं निकाली, तो टैक्स डेप्रिसिएशन में हम इसकी वाली डेप्रिसिएशन भी डाल देंगे। अगली एडजस्टमेंट बहुत लंबी थी और बात आसान सी थी कि हमारा कोई रेंट है वो उसने पता नहीं माफ कर दिया या क्या है, आसान सी बात थी, वो आपको खोल के पढ़वा देंगे जिस वक्त मौका आएगा। चलें जी, स्टार्ट करें। अब सवाल की रिक्वायरमेंट पढ़ें। अंडर द प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस प्रिपेयर अ रिवाइज्ड कंप्यूटेशन ऑफ टोटल एंड टैक्सेबल इनकम, इग्नोर मिनिमम टैक्स।
चलें जी 125.35 से शुरू करें। किधर है मार्कर भाई? मार्कर 3-4 इनकम फ्रॉम बिजनेस। सवाल के फेस पे कोई इतनी चीजें नहीं आनी, इसलिए बस हम गुजारा ही चला रहे हैं। सवाल का फेस इधर बना लेंगे खुला खुला। इनकम फ्रॉम बिजनेस। क्या हुआ? कुछ नहीं जी। नेट प्रॉफिट बोलें जी। 125.35। अकाउंटिंग वाला डिफरेंस उसने ऐड की है, तो हम भी क्या कर दें? नहीं, मैं कोई यहां से नहीं चल रहा कि आप कहीं खराब ऐड ना करें, उसने ऐड कर दी हुई है। मैं अगर यहां से चल रहा होता फिर आप मुझे कह देते कि उसने ऐड कर लिया, अब आप क्यों ऐड कर रहे हैं? हम तो यहां से चल रहे हैं, यहां से चलते हुए तो फिर क्या करनी पड़ेगी? ऐड कर। लेकिन अकाउंटिंग डिफरेंस में कोई मसला नहीं है सच, तो बस अकाउंटिंग डिफरेंस जितनी उसने दी हुई है उससे क्या करें? नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट बिजनेस का पीबीटी ही होता है। चले पीबीटी है जो भी है। ओके, पीबीटी इज 125.35। एड अकाउंटिंग वालों की डेप्रिसिएशन। बोलें जी। वैसे उसने कर नहीं ली हुई ऐड। हम चल कहां से रहे हैं? हम पीबीटी से चल रहे हैं ना, तो पीबीटी में तो फिर हमेशा ही ऐड होती है अकाउंटिंग वालों का डेप्रिसिएशन। डन जी, आगे चलें। अच्छा जी, बेडेड एक्सपेंस। बेडेड एक्सपेंस लिखे अंदाजा होता है वो ये ना, बेडेड एक्सपेंस का एक सवाल आपको कराना था, वो आने वाले दिनों में करवाना था, वो इस अटेम्प्ट में भी पहले करवा दिया था। बेडेड एक्सपेंस अंदाजा होता है, रिटर्न ऑफ एक्चुअल होता है। बेडेड एक्सपेंस अंदाजा है, अंदाजे को उल्टाएं जी। बोलें 4.7। बेडेड एक्सपेंस उल्टा दें और माइनस क्या कर दें? बैड डेट। इसमें कोई एडजस्टमेंट वगैरह है तो फिर इसको अंदर रख लें। अभी एडजस्टमेंट पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसको अंदर रख लें। 3.6 क्या करवाना है बता दिया करना, देखो। लेस टैक्स वालों की डेप्रीसिएशन कितनी है? 42। आप लोग तो इधर ही लिखें, मैं जरा इधर लिख रहा हूं क्योंकि इसमें एडजस्टमेंट्स 3-4 हैं, तो मैं प्रॉपर तरीके से फिर करके ना यहां फिगर निकालूंगा। टैक्स वालों का डेप्रिसिएशन कम से कम उतनी तो माइनस करें ना जो उसने की हुई है, मतलब उसको अंदर रख दें, बाद में सेट कर लेंगे इसमें कोई मसले हुए तो। इसके बाद सवाल जो है ना सारा पुराना वाला ही था, अब जैसे न्यूमेरिकल करते हैं ऐसे करना शुरू कर दें। ये 4 एडजस्टमेंट्स उसने कर ली हुई है, मैंने क्यों दोबारा की? क्योंकि मैं पीबीटी से चल रहा हूं। मैंने इसलिए दोबारा की क्योंकि मैं पीबीटी से चल रहा हूं। किन फिगर्स को अंदर रखा है? जिनको सेल्स टैक्स के न्यूमेरिकल में अंदर रखते थे, जिनमें कोई मसला है उनको अंदर रखा है, और अंदर रख के सवाल को सॉल्व करना शुरू करें। चलें अब एडजस्टमेंट्स पढ़ाना शुरू करें। पहली एडजस्टमेंट। अच्छा एक बात, मैं आपको एक मिसाल देता हूं। सरासिफ की तनख्वाह है साल की, महीने की 1 लाख, साल की 12 लाख। 12 लाख तनख्वाह देते हुए कॉलेज वालों ने 80,000 का टैक्स नहीं काटा। आप बता दें ऐड कितना होगा जब हम 12 लाख, नहीं 12 लाख 80,000 नहीं, ये मैंने आपको एक सवाल देके ना होमवर्क में करवाया था। ये मैंने आपको सवाल देके होमवर्क में एक दफा करवाया था। ये जरा रूल सुने क्या है। ग्रॉस अमाउंट्स को उल्टाना होता है, नेट को नहीं उल्टाना होता। सरासिफ को अगर आप सैलरी देंगे ना 12 लाख, तो कॉलेज वाले एंट्री करेंगे सैलरी एक्सपेंस डेबिट 12 लाख, कैश पेड टू सरासिफ क्रेडिट एंड पेएबल टू गवर्नमेंट। बाकी कैश सरासिफ को 11,20,000 मिलेगा। मैं उस बहस में नहीं जा रहा। मेरा आपसे सवाल है, खुदा ना खास्ता अगर किसको ये एंट्री याद है, एक दफा होमवर्क में देके पार्ट बी में डिस्कस की थी ये एंट्री,
ठीक है। अच्छा, अब सादा सी बात बताएं, जनरल रूल मुझे बताएं। सैलरी एक्सपेंस ऑफ सर आसिफ इज 12 लाख, ऑन विच टैक्स ऑफ 80,000 इज नॉट डिडक्टेड। अब बताएं व्हाट इज सैलरी एक्सपेंस। 12 लाख उल्टाने भाई के परेशान करने के लिए टैक्स की अमाउंट दे रहे बच्चे में क्यों? तो क्यों? तो सैलरी पे अगर टैक्स नहीं काटा ना तो सैलरी अलाउड है, उसको 80,000 को कुछ नहीं करना। अगर आपका दिल चाहता है तो फिर 12 लाख में से 80,000 निकाल के नेट कैश निकालें, फिर उल्टाएं दोबारा 12 लाख इन दोनों को जमा करके, क्योंकि असल तो सैलरी नॉट अलाउड है। तो सैलरी नॉट अलाउड है या नेट पेमेंट नॉट अलाउड है? सैलरी नॉट अलाउड। क्लियर? समझ आ गई बात? तो इसलिए ये कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट दे रहा है, इस पे आपने नहीं जाया करना। और ये याद रखिएगा, ये 88,000 हमारा टैक्स नहीं होता जो हम न्यूमेरिकल के एंड पे माइनस करें। कॉलेज वालों ने अगर सर आसिफ की सैलरी पे 80,000 नहीं काटा ना, तो ये 80,000 सर आसिफ को अगर काट लेंगे तो सर आसिफ को इसका टैक्स क्रेडिट मिलेगा, कॉलेज वालों को नहीं मिलेगा। कॉलेज वालों का 80,000 टैक्स नहीं है, ये तो 80,000 अमानत है। ये किसी ने कॉलेज वालों का टैक्स काटा है या कॉलेज वालों ने सर आसिफ का टैक्स काटा है? तो कॉलेज वाले सेल कर रहे हैं रेवेन्यू, आप लोगों से रेवेन्यू कमा रहे हैं, उसके लिए उनका खर्चा 12 लाख है। तो कॉलेज वालों को कितना डिसल होगा? 12 लाख। अब पढ़ें, 16 लाख की परचेजेस की हैं, इन पे टैक्स नहीं काटा। बला में जाए जितना मर्जी नहीं काटा, 88 नहीं काटा, 89 नहीं काटा, मुझे क्या। बता दें कितनी परचेजेस पे टैक्स काटा ही नहीं? 16 लाख पे। अब किसी को वो फॉर्मूला याद है, क्या करते होते थे? वर्किंग टू लोअर ऑफ हायर ऑफ, वर्किंग नंबर 2, वर्किंग 1 के लिए 1 सफा रखेंगे, 1.5 सफा, 1.5 रख लें, 1.5 रख लें चाहता हूं, उसमें क्या मसला है? अच्छा, वर्किंग 2 किसी को याद है जी? हेडिंग परचेज नॉट अलाउड। भाई अब गेमें शुरू हो चुकी हुई हैं, अब आप लोगों ने छुट्टियां नहीं करनी, अब ये रिवीजन सारी हो रही है बड़े प्रॉपर तरीके से, अब किसी भी किस्म की गुंजाइश नहीं है। परचेज नॉट अलाउड, व्हाट इज? लोअर ऑफ। अच्छा, कुछ जगह मैं खुलवाया नहीं करूंगा, मैं वहां खुलवाया नहीं करूंगा चीज जहां पे आपको बस फॉर्मूला दिखा के चीज वैसे ही याद आ जाएगी, वहां से नहीं भी याद आई तो पेपर के दिन याद आ जाएगी, यहां जो लोअर ऑफ लिखेंगे। कुछ क्रिटिकल जगह होती है वहां खुलवानी पड़ती है चीज, जैसे इन काइंड था और कैश था, वहां खुलवाई चीज, हर जगह हम खोलेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। फिर परचेज नॉट अलाउड, लोअर ऑफ, परचेज ऑन विच नो टैक्स डिडक्टेड, 20% ऑफ टोटल परचेज सवाल में दी नहीं, मैं बस मजबूरन फिर इसी पे गुजारा लाना पड़ेगा। तो 20% ऑफ 1.6 जी, दोनों में से लोअर क्या आ गया? और अगर टोटल परचेज दी होती, आपको एंड पे नजर नहीं आ रहा तो आगे आ जाए, ऐसे मुश्किल, अच्छा आ रहे हैं वो मुश्किल से दे, पूरी लाइन खाली हुई है। ओके, और हम भी व्हाइट बोर्ड के पास ऊपर ऊपर ही लिख रहे हैं और मार्कर भी मोटा यूज कर रहे हैं जी। बोलें जी, एड परचेज नॉट अलाउड 0.32, उस्मान को बुलाओ, उसको बुलाया था किसी काम के लिए। आगे पढ़ें जी। ओए अच्छा, कैमरा उधर है, चले खैर है। 8 मिलियन डाउन पेमेंट दी है परचेज ऑफ ऑफिस स्पेस। ऑफिस स्पेस खरीदने के लिए 8 मिलियन क्या किए हमने? डाउन पेमेंट की है। कैमरा इधर करें, पॉज करो। ओके, अब मुझे ये बताएं कि ऑफिस स्पेस के लिए डाउन पेमेंट अगर मैं करूं तो इस डाउन पेमेंट की एंट्री क्या होती है? कैश डेबिट। पिंडू आया है भाई, ये पीपी में डेबिट नहीं होता, आपने सिर्फ डाउन पेमेंट की है। आपने क्या की है? डाउन पेमेंट की एंट्री होती है एडवांस फॉर प्लॉट डेबिट
कैश क्रेडिट। अब आप लोगों ने, हमने आपकी जान नहीं इंशाल्लाह छोड़नी, आप लोगों ने खुद किसी दिन आके कहना बस कर दो, मैनू घर जाके पढ़न दो। एडवांस फॉर प्लॉट डेबिट कैश क्रेडिट, इट इज लाइक अ करंट एसेट, और वैसे भी ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, लेकिन इसकी डेफिशिएंट माइनस नहीं करनी क्योंकि अभी प्लॉट या ऑफिस स्पेस खरीदी नहीं है। लेकिन ये बिजनेस का खर्चा नहीं है क्योंकि ये फिक्स्ड एसेट बाय कर रहे हैं हम। ऐड कर दें, नहीं ऑफिस स्पेस नहीं, एडवांस फॉर ऑफिस स्पेस, ऑफिस स्पेस ऐड करने लगे हैं सवाल में, सवाल ही मुक जाने फिर 8। चले आगे। ₹3 million पेड फॉर रिन्यूअल ऑफ अकाउंटिंग। अच्छा, ये सॉफ्टवेयर की रिन्यूअल भी हमने कहा था कैपिटल एक्सपेंडिचर है, आप इनटेंजिबल की डेफिनेशन में जाके पढ़िएगा। रिन्यूअल कॉस्ट भी कई साल फायदा देती है। ये गलती से पीबीटी तक माइनस हो चुकी हुई है, हालांकि इसकी क्या माइनस होनी चाहिए, अमोर्टाइजेशन। अच्छा, कोई पुराने साल के लॉसेस तो नहीं है सवाल में? पुराने साल के लॉसेस तो नहीं है सवाल में? फिर साथ साथ माइनस करते रहे अमोर्टाइजेशन, फिर साथ साथ माइनस करते रहे। एड सॉफ्टवेयर रिन्यूअल कॉस्ट 3। हमारे साल के पहले दिन से ये फिर काबिल इस्तेमाल हालत में है, तो नंबर ऑफ डेज बेस पे फिर अमोर्टाइज करने की जरूरत नहीं है। और लाइफ कितनी है? 5 years, तो अमोर्टाइजेशन माइनस कर दें। अगर पुराने साल का लॉस होता तो अमोर्टाइजेशन यहां माइनस ना करता, फिर टैक्स डेप्रिसिएशन को भी मैं साइड पे ले जाता 42 को, और वहां अमोर्टाइजेशन को भी ले जाता, दोनों को फिर एंड पे माइनस करते। जी फिलहाल बताएं, कॉस्ट ऐड करके टैक्स अमोर्टाइजेशन माइनस कर दी, 3 डिवाइडेड बाय, इनटू नंबर ऑफ डेज भी करना होता है, लिख लें छोटा सा साथ, लेकिन नंबर ऑफ डेज अवेलेबल नहीं है पूरे साल। उस्मान को कहें व्हाट्सएप चेक करें। हद होती है। चलें जी आगे पढ़ें। $6.8 million received as interest income on term deposit receipt maintained with bank। अच्छा, इससे पिछली अटेम्प्ट कौन सी थी? KF2 मार्च 2000। अच्छा, ये चैप्टर कौन सा है? नहीं, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। एक ना डायग्राम बनाई हुई है, वो डायग्राम जरा मुझे ढूंढनी पड़ेगी। कौन सा चैप्टर है? अदर सोर्स। असल में ना डायग्राम इधर बनी नहीं हुई, वो डायग्राम कहीं और बनी हुई है। चलिए मैं इधर से पढ़ा देता हूं आपको। डायग्राम खोल लें आप, पेज नंबर मुझे बता दें। 286 मिल गया? 286 पेज। अच्छा, पेज 286 पे देखें, जो डायग्राम बनी हुई है उसमें शुरू करें यहां से। पुराने जमाने में ऐसे ही पढ़ाया जाता था, कोई नोट नजर नहीं आ रहा होता था। इंटरेस्ट इनकम अर्न्ड बाय इंडिविजुअल और एओपी, लोन एग्रीमेंट या किसी बैंक से मिले। सवाल में पढ़े ना, पे तो सवाल च पढ़। बैंक, अच्छा बैंक से मिला है, बैंक से मिला है। क्या 5 मिलियन से ज्यादा है या 5 मिलियन से कम है? पेज 286। 5 मिलियन से, तो 5 मिलियन से ज्यादा है तो नॉर्मल रिजीम में गिरेगा या फाइनल टैक्स रिजीम में? नॉर्मल रिजीम में, जिसने एफटीआर बोला था भाई ये 5 मिलियन से ज्यादा है। अच्छा देखिए, बैंक ने टैक्स कितना वैसे काटता है, उसने बताया हुआ है। अब ये 15% है या 20 है हमें कंसर्न नहीं, ये टैक्स जो है वैसे ही हमारा फाइनल नहीं बना। क्यों फाइनल नहीं बना? हाँ, तो लिखें इनकम इज ग्रेटर देन 5 मिलियन, सो नॉर्मल
टैक्स रिजीम, लेकिन उल्टाना कितने से है और अदर सोर्स में डालना कितना है? उल्टाना वो है जो पड़ा हुआ है। अच्छा, बड़ा तेज है वो, उसने ना असल में कुछ चीजें माइनस की हुई थी और कुछ ऐड की हुई थी। ये खर्चे हैं, ये माइनस किए हुए थे, ये ऐड हुआ था, इसलिए इसने ऊपर लफ्ज लिखा आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट। अगर खर्चे होता तो लिखा होता कि माइनस हो चुके हैं, आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट। जी उल्टा दे माय डियर, लेस इंटरेस्ट इनकम उल्टा दें 6.8। और अब आप हजरात तशरीफ ले जाएं और तशरीफ लेके जाके खोलें वर्किंग नंबर 3। वर्किंग नंबर 3 जाने जाने तो नहीं लगा था कोई? वर्किंग नंबर 3, हजारों ख्वाहिश। अच्छा जी, वर्किंग नंबर 3, चलिए यही कर लेते हैं। वर्किंग नंबर 3, इनकम फ्रॉम नॉर्मल टैक्स, इंटरेस्ट इनकम। याद रखिएगा, इनकम हमेशा ग्रॉस लेके जानी है, इनकम हमेशा ग्रॉस। 6.8 पड़ा हुआ है 80, तो मेरे कैलकुलेटर बताओ 8। वो 4 दिन पहले मैं ईओपी का न्यूमेरिकल आपको करवा रहा था ना, तो ये एडजस्टमेंट आई थी, मैंने कहा छोड़ दें फिर किसी दिन करेंगे। तो वो ईओपी के न्यूमेरिकल में हुई थी लास्ट टाइम के सेशन में, वो रिवाइज हो गई भी थी, तो ये अब इधर आ गई। चलो ठीक है। दिस ये 8 देखा बेटा, ये 8 देखा करना है कि इट इज ग्रेटर देन 5 मिलियन और नॉट। 6.8 नहीं देखा करना। अगर ये फिगर 4.8 होती फिर भी नॉर्मल रिजीम था, क्योंकि 4.8 डिवाइडेड बाय 85 मल्टीप्लाइड बाय 100 इज इक्वल टू 5.6। तो नेट देखना होता है 5 मिलियन से ज्यादा या ग्रॉस? बोले ग्रास नहीं, ग्रॉस। गोल नहीं करना मुंह, ग्रॉस, ग्रो ग्रॉस। चले आगे, वो कह रहे अच्छा, ये 15% अगर कटा हुआ है ना तो एंड पे माइनस कर दीजिएगा। ये बस नॉर्मल रिजीम वाला टैक्स कटा हुआ है, ये एंड पे माइनस कर दीजिएगा। अच्छा हाँ हाँ, देख लो डर जाना है यार तू। ये मॉनेटरी अवार्ड मिले, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान से कोई मिले तो वो माफ होता है, तो ये तो किससे मिला है? प्रोविंशियल मिनिस्टर। इसको बेहतर है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में डाल दें, बिजनेस से निकालें। लेस इनाम, इनाम आगे नहीं, इनाम सुता है, इनाम माइनस करें 1, इसको भी अदर सोर्स में डाल दें। मॉनेटरी अवार्ड कितना जी? 1 मिलियन। और पुत्र उठ जा उठ जा उठ जा, अगली एडजस्टमेंट पढ़। कंपनी बैठ गई। द बैड डेट रिटर्न ऑफ, द बैड डेट रिटर्न ऑफ इंक्लूड एन एडवांस ऑफ सप्लायर को। सप्लायर कस्टमर, सप्लायर होते हैं जिनसे चीजें हम खरीदते हैं, कस्टमर होते हैं जिन्हें चीजें बेचते हैं। सप्लायर को एडवांस पैसे पकड़ाए थे और वो पैसे लेके भाग गया है। तो हमने ये पढ़ा था, किसी सप्लायर को एडवांस पैसे पकड़ाएं तो क्या एंट्री होती है? एडवांस डेबिट कैश क्रेडिट, या एडवांस पकड़ा दिया रिसीवेबल डेबिट कैश क्रेडिट, या उससे गुड्स लेनी होती हैं। वो एडवांस लेके भाग गया। हमने बैड डेट के लिए 4 शराइत पढ़ी थी। पास्ट में इनकम में गया हो, और अकाउंटिंग वालों ने भी बैड डेट माइनस कर लिया हो, वो तो कर लिया हुआ है अकाउंटिंग वालों ने, मैक्सिमम उतना ही बैड डेट माइनस होता है जितना अकाउंटिंग वालों ने किया और रीजनेबल ग्राउंड्स हो। ये सारी शराइत पूरी हो रही हैं एक्सेप्ट ये बैड डेट पास में इनकम में नहीं गया। इसकी मिसाल मैंने आपको दी थी स्टाफ लोन।
एम्प्लॉय को अगर आप लोन दें और वो लोन लेके भाग जाए और भागते चोर की लंगोटी भी हाथ ना आए, तो मुहावरा एक, तो ऐसी सूरत में हम क्या करते थे, बैड डेट को माइनस नहीं करते थे, बैड डेट को माइनस नहीं करते थे। जब शक्लें शक्लें बनाया करें ताकि मैं फिर वो चैप्टर खोल के दिखाऊं। अगर आप शक्लें नहीं बनाएंगे तो फिर वो नहीं हो सकेगा। शक्ल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चैप्टर खोलना। As the level of shakal becomes अजीब, the chance of opening the chapter increases proportionately. अच्छा, मैंने कहा कहने लगे हो कि डायरेक्ट रिलेशन है। 174 पुत्र बॉल पॉइंट मुंह से मार्कर भी ले लें भाई, भाई को मार्कर ला के दें। आज नहीं टॉलरेबल भाई, आज नहीं टॉलरेबल। पेज नंबर हमने एक एग्जाम्पल पढ़ी थी कि मेट्रो ने अपने एम्प्लॉय को लोन दिया है, लॉजिक लिखी थी कि डेट प्रीवियसली इनकम में ऐड नहीं हुआ। तो इसकी बेस लिख लें आप, पेज 175 एग्जाम्पल 2, पेज 175 एग्जाम्पल 2। मगरिब टाइम लाहौर 5:36। ओके, चलें जी आगे। गफलत में जिंदगी नहीं गुजारनी आप लोगों ने। अच्छा जी, बैड रिटर्न ऑफ हो गया 1.72। अब बैड डेट रिटर्न ऑफ उसने माइनस कर दिए हुए हैं, उनमें एक बैड डेट है जो माइनस, बाकी बैड डेट्स के बारे में आप एज्यूम कर सकते हैं वो करेक्ट रिटर्न ऑफ है, वो पास्ट में सेल में गए होंगे। बैड डेट रिटर्न ऑफ में मसला है या इनमें से किसी एक बैड डेट में मसला है? 3.6 के बैड डेट्स को हमने अब ये पहली एडजस्टमेंट सवाल में होने लगी है, बाकी तो नॉर्मल तरीके से सवाल सॉल्व हो रहा था जिस तरह सारे सवाल सॉल्व होते थे। 3.6 का बैड डेट राइट ऑफ होना चाहिए था या उसमें वो वाला नहीं होना चाहिए था? अब क्या करें, अब ये वाला माइनस कर दें, माइनस 1.72। आई वॉज अबाउट टू गिर, और ये भाई ने सिर्फ इतना सा हाथ आगे रखा था, इससे कुछ हो जाना। 188। स्टेप 1 होता है कोरमा तैयार होना, फिर उसके बाद उसमें चावल डालते हैं आपके इलाके में? अच्छा ठीक है, जैम भी डाल। अच्छा भाई ये क्यों वन नोट इतने जज्बाती क्यों हो जाते हो तुम? कंट्रोल Z। अच्छा जी, टैक्स डेप्रिसिएशन में सेकंड हैंड प्लांट की टैक्स डेप्रिसिएशन पड़ी है। क्या टैक्स डेप्रिसिएशन में सेकंड हैंड प्लांट की टैक्स डेप्रिसिएशन पड़ी होनी चाहिए या सेकंड हैंड प्लांट इस साल खरीदा है? तो इस साल तो सेकंड हैंड प्लांट इंपोर्टेड है, तो इसकी टैक्स डेप्रिसिएशन भी पड़ी होनी चाहिए। और इनिशियल, मेरे ख्याल से उसने इनिशियल अलाउंस नहीं डाला क्योंकि सवाल में कहीं इनिशियल अलाउंस नहीं उसने बताया, तो उसने इनिशियल अलाउंस नहीं डाला हुआ। इस अटेम्प्ट में इनिशियल अलाउंस के रेट दिए हुए थे, नहीं यकीन आ रहा तो जाके देख लें आखिरी सफ़े पे, वो इनिशियल अलाउंस के रेट देता है, उसको पता है कि आपने याद नहीं किए हुए। बिल्कुल आखिरी सफ़े पे जाएं, आखिरी सफ़े पे जाके इनिशियल अलाउंस का रेट ढूंढें, उस किताब से देखें इनिशियल अलाउंस का रेट ढूंढें 25%। और प्लांट का डेप्रिसिएशन रेट भी मेरे ख्याल से देगा, या आपको उसके साथ क्या लिखा हुआ है 15% के साथ? मोटर व्हीकल एंड प्लांट, सॉरी मोटर व्हीकल एंड प्लांट। कितना फैसिलिटेट करे ये तो आई कैप तो। अच्छा, मोटर व्हीकल और प्लांट का उसने रेट दिया हुआ है। आप बताएं अगर मैं सेकंड हैंड प्लांट खरीदूं तो सेकंड हैंड प्लांट की सिर्फ टैक्स डेप्रिसिएशन में टैक्स डेप्रिसिएशन पड़ी होनी चाहिए या इनिशियल अलाउंस भी पड़ा होना चाहिए? अब कितनी टैक्सेशन उसने डाली हुई है, इसको जरा थोड़ी देर के लिए मिन्हा करें, मिन्हा 0. इसको मिन्हा कर दें और इसमें अब इनिशियल अलाउंस डालें और इसमें टैक्स डेप्रिसिएशन डालें, इनिशियल अलाउंस भी डालें, टैक्स डेप्रिसिएशन।
ओरिजिनल वाले रॉन्ग को रिवर्स कर दें। अकाउंटिंग की क्लास पढ़ी है, अनएडजस्टेड फिगर है, उसमें रॉन्ग निकाल दें चीज और करेक्ट जमा इनिशियल अलाउंस, नई लाइन भी डाल सकते हैं इनिशियल अलाउंस की, वो आपकी मर्जी है, जमा टैक्स वालों के डेप्रीसिएशन। वर्किंग नंबर 4। कॉस्ट कितनी है प्लांट की? 3 मिलियन। इनिशियल अलाउंस, ओए ये तो यकम जून को लिया है। अच्छा, वो प्रोपोर्शनेट नहीं करते। एनजी सा चाड़िया 3 इंटू 0.75। भाई यही मार्कर लेके जाना है नए कैंपस में, याद रखना जी। 2.25 मल्टीप्लाइड में क्या है? जो क्या हाँ तूने बोला ना, तो मैंने तुझे बाकी लेक्चरों में आने नहीं देना। 2.25 एट द रेट ऑफ, कैलकुलेटर इस्तेमाल कर लें अगर पढ़ा हुआ है तो, 0.34। बीवी का अचार डालने, आप लोग गलत समझिए। मैं कहना, मेरी सुन तो ले, मेरी तो सुन ले प्लीज, मेरी सुन। मैं कह रहा था कि इस फिगर को अगले साल यूज करेंगे ना, वो अगले साल की डेफिनेशन तो नहीं उसने मांगी, आप पता नहीं क्या समझे थे, खुराक कर ले दूं। अच्छा जी, आप बता दें, पुत्र हंसते खेलते फजर हो जानी, तीनों पता भी नहीं लगना। टैक्स डेप्रिसिएशन में कितनी डेफिनेशन पड़ी हुई है? 0. क्या ये पड़ी होनी चाहिए थी या 0.34 पड़ी होनी चाहिए थी? और इनिशियल अलाउंस भी पड़ा होना चाहिए था। अब जिस बच्चे ने ये माइनस नहीं की थी और ये दोनों डाल दी थी, उसको भी तो मार्क्स मिल गए होंगे, कोई मसला नहीं, जितने मार्क्स तो मिले होंगे। गलत डेप्रिसिएशन, रेक्टिफिकेशन तो नहीं करानी, तंग इन दोनों को जमा करें, इसको लिखें वर्सेस, इस तरह ना करें। बेहतर है कि रॉन्ग डेप्रिसिएशन निकाल दें। ओरिजिनल कितनी है? 0. हाँ टैक्सेशन एंड इनिशियल अलाउंस, उसमें क्या मसला है? 0.75 भी डालें, 0.34 भी डालें जी। क्या बाहर वाली फिगर अगली क्लास में चाचू ने पढ़नी है, जो अगला बुलेट है। ओ भाई, जिंदगी में कभी नहीं देखा ये अजीब, ये अभी ये एडजस्टमेंट तो करा लेने दे मुझे, और पड़ी हुई है टोटल कराने की। इधर hide of anything from which pen you people are coming? अच्छा, किसी को ज्यादा फील हो ना तो बता दीजिएगा, और करेंगे हम। टैक्स डेप्रिसिएशन इंक्लूड द फॉलोइंग: 0.78 ऑन अ कार गिवन टू CFO। एम्प्लॉय को गाड़ी देना इज अ डिस्पोजल अपॉन कंप्लीशन ऑफ, छोड़ दे बाद में, अगले सेशन में उठा ली। टक्कनी है भाई। अच्छा कैलकुलेटर, सॉरी कैलकुलेटर थी ये, दिखाना ये लाल वाली बो, ये जो फिक्स है। हो अच्छा, तो बता दें जी, क्या डिस्पोजल्स पे डेप्रिसिएशन चार्ज करने की इजाजत है? टैक्स डेप्रिसिएशन इंक्लूड द डेप्रिसिएशन ऑफ 0.78 ऑन अ कार प्रोवाइडेड टू CFO। टैक्स डेप्रिसिएशन में बेचने वाले साल में कोई पता नहीं ये 0.78 उसने कैसे निकाला है, नहीं पड़ी होनी चाहिए। माइनस करें, अब मेरे पास जगह नहीं बची, मुझे इधर भी कुछ लागे करना पड़ेगा, पता नहीं। माइनस 0.78 प्लस 0 लिखना है या बस ठीक है? बेचने वाले साल में नो डेप्रिसिएशन ऑन द डिस्पोजल्स। भाई ये माइनस क्यों किया, सारे बता देना जल्दी से। ये किसको गिवन कर दिया गाड़ी, और आगे दोबारा उसने लिखा भी है, मैंने सोल्ड किया है। देयर विल बी नो डेप्रिसिएशन ऑन व्हीकल्स और एनी एसेट इन द ईयर ऑफ, इसलिए इसको टैक्स एक्सेप्शन में से क्या कर दें?
कहां से पता चला कि पड़ी हुई है? इंक्लूड्स। आगे चलें। अपॉन कंप्लीशन ऑफ 5-year यूजफुल लाइफ इन जून 2025 द कार वॉज सोल्ड टू CFO एट अ बुक वैल्यू ऑफ 2 million। उसे बेची कितने की है? 2 million की। अच्छा, अगरचे इसकी मार्केट वैल्यू 5.5 थी, ओरिजिनली कितने की खरीदी थी? अगर किसी एसेट को डेट ऑफ परचेज बताएं, अपॉन कंप्लीशन ऑफ 5-year यूजफुल लाइफ। 5 year यूजफुल लाइफ फिर गाड़ी की है ना, मैं माजरत वो बंदी की बोल रहा था, यूजफुल लाइफ तो गाड़ी की होती है। तो गाड़ी की 5 साल यूजफुल लाइफ जून 25 में पूरी हो गई, तो कब खरीदी होगी? परचेज कब की होगी? परचेज कब की होगी? जून 24 में, 23 में, 22 में, या कब? अच्छा चले, जून 20 में मैं कहता हूं परचेज की है। 21, 22, 23, 24, जून 25 ना। तो अच्छा चले 20 से गिने, जून 20 में खरीदी है, आप गिने, 20 को नहीं गिनना, जून 20 को खरीदी है। जून 21 1 साल, जून 22, जून 23, जून 24, जून, आप बताएं, 5 साल पूरे हो गए ना, तो खरीदी कब है? एक्सेलेंट, जून 20 में खरीदी है। जून 20 के महीने में 28 जून को खरीदी हो, या जिस मर्जी को खरीदी हो, डेट ऑफ परचेज गिवन है। जो कह रहे हैं नहीं गिवन, वो क्लास के बाद मुझे ना मिले। गाड़ी की, अगर आपको गाड़ी की डेट ऑफ ट्रांसफर दे दे और लाइफ बता दे, तो अकाउंटिंग वाले टीचर सर सर खपा खपा के मर गए हैं कि डेट ऑफ परचेज क्या होती थी। तो डेट ऑफ परचेज बता दें क्या है? जून 2020। अच्छा, अब मुझे कॉस्ट बताएं। चपेड़ 7.5 मिलियन। अगर गाड़ी की कॉस्ट 75 लाख से ज्यादा हो तो एज्यूम करेंगे गाड़ी कितने की खरीदी? बताने से याद आ गया, हाथ खड़ा करें। ठीक है, असल में ये थोड़ी सी ना 4 एहतियातें होती हैं। एक गाड़ी अगर 75 लाख से ऊपर की खरीदी हो, और मशीन और बिल्डिंग जब बिके कंसिडरेशन कॉस्ट से बढ़ जाए, पार्टली बिजनेस पार्टली प्राइवेट, और कोई एसेट एक्सपोर्ट हो जाए, ये 4 रूल थे। तो गाड़ी अब खरीदी थी 7.10 की, लेकिन एज्यूम किया जाएगा कितने की खरीदी है? अच्छा जी, अब मुझे आप बताएं कि सबसे पहले डेप्रिसिएशन में कब चार्ज करूंगा? एक्सेलेंट एक्सेलेंट, 20 में डेप्रिशिएट करेंगे हम। कब? जून 20 में खरीदी है ना, लाइफ कब पूरी हुई? जून 25 में। लाइफ कब पूरी हुई? रिवर्स करके बताएं, जून 20 में चाहे 28 जून को खरीदी, चाहे 29 को, चाहे 30 को, इफ मंथ ऑफ 5 years कंप्लीट इज जून 25, देन मंथ ऑफ परचेज इज जून। ये तो नहीं आप कह सकते यकम जुलाई, कभी भी नहीं कह सकते, मारूंगा मैं। जून 20, इसका मतलब है पहली दफा डेप्रिसिएट कब करेंगे? बिल्डिंग के लिए 10, कंप्यूटर के लिए 30, बाकी सबके लिए 15%। बताएं 15%। 1 पॉइंट, बस 1.1। बीवी 6.4। अब बताएं डेप्रिसिएशन 30 जून 21, 0.96। चलें, कोई मसला नहीं, कोई नहीं, खैर है। 5.4। अब डेप्रिसिएशन, मोहतरम एक सवाल हमने किया हुआ है क्लास में, जिसमें डेट ऑफ परचेज भी दी हुई थी, कॉस्ट भी दी हुई थी। हमने डिस्पोजल की बीवी टैक्स वालों की खुद निकाली थी। भाई डिस्पोजल की बीवी टैक्स वालों की क्यों निकालनी है? कंसिडरेशन में से वो माइनस करनी है। कंसिडरेशन माइनस अकाउंटिंग वालों की बीवी, या कंसिडरेशन माइनस टैक्स वालों की बीवी? तो टैक्स वालों, बता दें, या तो देखें डिस्पोजल में या तो टैक्स वालों की बीवी देगा, अगर टैक्स वालों की बीवी नहीं देगा तो कॉस्ट भी देगा और डेट ऑफ, तो कॉस्ट दी है उसने 10 मिलियन। जी बोलें। जी डेप्रिसिएशन 0.7।
7 3.0.6 नहीं 0.6 तो नहीं 3.1 3 की का क्या करें, डेफिनेट 0.6 है, अब आएगी जी। कितने साल आपने डिप्रिशिएट किया है? 5 साल। कितने साल डिप्रिशिएट किया है? नो डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल, नो डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल। अगर डिस्ट्रॉय हुए तो नो डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ डिस्ट्रॉय। हाँ हाँ वो मैं बता देता हूँ। अच्छा, आई कैप ने पता है क्या किया है? आई कैप ने 7.5 इंटू 85% इंटू 85% इंटू 85% इंटू 85% इंटू 85%। ये कितने लोगों को पता है, कभी अकाउंटिंग की क्लास में किया हो? ये डायरेक्ट क्या निकालते हैं? WDV। डायरेक्ट क्या निकालते हैं? WDV। वो मैं आपको दिखाता हूं उसने जो किया है। किधर है गेन लॉस गाड़ी का? ये एक और उसने मेरे एतबार से ब्लंडर मारा है। रेस टू पार इसे 5 करना चाहिए था, उसने किया रेस टू पार 4। इसके ऊपर मैं आपसे बात अभी करूंगा कि क्यों उसने रेस टू पार 4 किया और हमारी नजर में क्यों रेस टू पार 5 होना चाहिए था। बहरहाल ये पेटी इश्यूज हैं, इनकी वजह से क्या करूँ, इस तरह परेशान ना हुआ करें, ठीक है? चले जाए नमाज पढ़ के आए, फिर अगला सवाल भी करेंगे, ये भी पूरा करेंगे। ओके माय डियर, 1-2 मिनट ज़रा वेट कर लें, ये फिक्स्ड एसेट वाली एडजस्टमेंट पूरी करते हैं। ज़रा बच्चे आ जाएं, आप लोग एडिशनल इन्फॉर्मेशन की तरफ आ जाएं। ड्यू टू पुअर फुटफॉल एंड सस्टेन्ड लॉसेज। ये फुटफॉल कोई मुहावरा है? क्या होता है फुटफॉल भाई? आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, मुझे तो नहीं पता। वो हमें तो आगे कॉन्टेक्स्ट बता रहा था क्या है। पाँव गिरना, पाँव पे द फाउंड ऑफ अ फूड स्टेप, द नंबर ऑफ पीपल एंटरिंग अ शॉप। जान दो, छोड़ो आगे। ड्यू टू पुअर फुटफॉल एंड सस्टेन्ड लॉसेस, लॉसेस की वजह से केबी कौन है? हम। केबी परमानेंटली क्लोज्ड वन ऑफ इट्स रिटेल आउटलेट्स। केबी ने अपना एक रिटेल आउटलेट क्या कर दिया माय डियर? क्लोज कर दिया ड्यूरिंग द लास्ट ईयर, पिछले साल। अगला सफा है ये सवाल का जी, वो मैं भाई इसको सेट कर दें। केबी ने एक रिटेल आउटलेट अपना क्लोज कर दिया पिछले साल। एट द टाइम ऑफ क्लोजर, जिस वक्त ये क्लोज किया, इट हैड एन अनपेड रेंट ऑफ 28 लाख। हमारी किताबों में अनपेड रेंट कितना आ रहा था? 28 लाख रुपया। कवरिंग द फाइनल 3 months फॉर इट्स टेनेंसी। अनपेड का मतलब होता है कि इसकी एंट्री क्या हुई होगी, जरा बताएं। अनपेड रेंट, इसकी एंट्री क्या हुई होगी? रेंट एक्सपेंस डेबिट पेएबल क्रेडिट। कितना? 2.8। आई नो थोड़ी डिस्टर्बेंस हो रही है, इस पॉइंट की मैं डिस्कशन आपको वीडियो में बता दूंगा कितने मिनट पे, उसको दोबारा सुन लीजिएगा। ड्यू टू फुटफॉल एंड सस्टेन्ड लॉसेस, केबी परमानेंटली क्लोज्ड वन ऑफ इट्स रिटेल आउटलेट ड्यूरिंग द लास्ट ईयर। एट द टाइम ऑफ क्लोजर, हमने 28 लाख रुपए किसी का किराया देना था। इस साल देना था, पिछले साल देना था? ये कब से कब तक का किराया है? जनवरी, फरवरी, मार्च 2024। तो हमने पिछले 3 महीने का किराया, पिछले साल 3 महीने का किराया देना था।
इन अक्टूबर 24, इन अक्टूबर। कोई इतनी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट नहीं है, इसलिए मैं भी साथ साथ करा रहा हूं, इनको बैठने दे, करने दे, इनका भी कुछ कर लेंगे हम इंशाल्लाह। वेरी बात है, नेचुरली लेट हूं। इन अक्टूबर द लैंडलॉर्ड एक्नॉलेज द लॉन्ग टर्म टेनेंसी रिलेशन। लैंडलॉर्ड ने कहा भाई तू तो हमेशा से मेरा किराएदार है, बड़े अरसे से, एंड फाइनेंशियल डिफिकल्टीज तुझे आई थी जिसकी वजह से तूने, भाई मेरी बातें सुने ना, अब आखिर में क्या बातें हो रही हैं, ये आखिर में क्या बातें हो रही हैं, आखिर में इनको क्या बातें हो रही हैं, मतलब क्लास चल रही है, हाइट ऑफ एनीथिंग। अच्छा, इन अक्टूबर 24 में लैंडलॉर्ड ने इस बात को एक्नॉलेज किया और उसने कहा कि लॉन्ग टर्म टेनेंसी रिलेशन की वजह से मैं तुम्हें ये रिलैक्स करता हूं कि तुम्हें फाइनेंशियल डिफिकल्टीज आई थी, तो मैं तुम्हें अपनी खुशी से ये किराया माफ कर रहा हूं और मैं आज के बाद तुमसे ये किराया मांगूंगा नहीं। अब मुझे बताएं, ये पेएबल गम में बदलेगा या ये पेएबल खुशी में बदलेगा? अच्छा, ये कौन सा कॉन्सेप्ट है? ये कॉन्सेप्ट है, हमने पहले सफे पे पढ़ा था चैप्टर 8 में। अब चैप्टर 8 का पहला सफा ना खोलें। द वर्ड बेनिफिट इंक्लूड्स बेनिफिट फ्रॉम वेवर ऑफ इंटरेस्ट और लोन इटसेल्फ। वैसे तो उसने मिसाल देते हुए कहा था कि इंटरेस्ट या लोन माफ होना एक बेनिफिट होता है, लेकिन एक बात याद रखिएगा, कोई भी आपको अमाउंट जो पेएबल थी वो क्या हो जाए, माफ हो जाए, तो वो माफ हो जाना आपकी इनकम बन जाएगी, खुशी बन जाएगी। आप कौन सी प्रोविजन बता रही? प्रॉपर्टी नहीं, ये तो चैप्टर असल में ये प्रॉपर्टी है नहीं ना, ये इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी तो उसके लिए होगी जिसको मैं किराया दे रहा हूं। मैं तो बिजनेस इनकम निकाल रहा हूं ना, तो मैं तो किराया पे कर रहा हूं, तो मुझे मेरा पेबल माफ हुआ है। आई एम बिजनेसमैन, इसलिए बिजनेस का चैप्टर खोलें, प्रॉपर्टी का चैप्टर ना खोलें। बिजनेस का न्यूमेरिकल सॉल्व हो रहा है, तो बिजनेस के न्यूमेरिकल में रहें। अब आप सादा सी बात बता दें, ये देखें, ये बिल्डिंग है, हम छोड़ के जा रहे हैं, बेहतरीन मिसाल, किसी वजह से हमने छोड़ दी बिल्डिंग। अब ये 10-12 दिन बच्चों को, अपने बच्चों ने कहा जी प्लीज कर लें ऐसा, तो हमने उसके लिए लैंडलॉर्ड से बात की, या 10 दिन और दे दो। हो सकता है वो जाते हुए कह दें मैं तुम्हें ये किराया माफ कर देता हूं 10 दिन का, इतना अरसा तुमने हमारा कॉलेज, इधर कॉलेज चलाया, टाइम पे किराया दिया, तो वो जो माफी होगी, पहले अगर खर्चे में जा चुकी है तो अब वो माफी किस में चली जाएगी, इनकम में चली जाएगी। तो समीर भाई ये मिनट्स नोट कर लीजिएगा, ये मिनट हम इनको सेंड कर देंगे, ये डिस्कशन ये दोबारा ले लेंगे, ठीक है? तो मैं आपको खुद ढूंढ दूंगा कितने मिनट पे ये बातें हुई थी। अब मेरे ख्याल से सारे आ गए हैं, अब हम उस एडजस्टमेंट की तरफ वापस आते हैं। तो अब इस एडजस्टमेंट को क्लोज कर जाएं ताकि आप इसकी डिस्कशन ऑनलाइन सुन लीजिएगा। जो लोग लेट आए हैं, हमारे पिछले साल का कोई हमने ब्रांच बंद की थी, उसका कोई खर्चा था, उसका खर्चा पुराने जो मेरे ओनर था बिल्डिंग का, उसने माफ़ कर दिया है। तो जाहिर बात है अगर उसने खर्चा माफ़ कर दिया तो मुझे खुशी होगी। इस खुशी को मैं कहाँ लेके जाऊँगा, इनकम में लेके जाऊँगा। तो इसको बिजनेस इनकम में अभी हम डालेंगे कि बिजनेस से रिलेटेड ही खुशी आई है, क्योंकि ये रेंट जब रिकॉर्ड हुआ था तो ये बिजनेस का खर्चा बना था। अब जब ये रेंट माफ़ हुआ है, आगे लिख लें माफ़। बहरहाल लेट आने वाले कोई मसला नहीं, वो मैं आपको मिनट्स बता दूंगा कितने मिनट पे ये डिस्कशन हुई है। अच्छा जी, लेट आने वाले और जल्दी आने वाले मुझे ये बताएं कि हमारी गाड़ी की बीवी कहां तक पहुंची थी? 3.3। हमारी गाड़ी की बीवी कहां तक पहुंची थी? ओहो, कंट्रोल Z होना, इसके बाद बंद हो गया। ICAP ने गाड़ी की बुक वैल्यू ली हुई है 3.9, लेकिन मेरा मशवरा है आप गाड़ी की बुक वैल्यू लें, बोलें 3.3। ICAP के लेने की भी वजह बताई जा सकती है, लेकिन बात की जस्टिफिकेशन निकालनी हो तो फिर हर कोई अपनी जस्टिफिकेशन तो निकाल ही लेता होता है, तो ये कोई ऐसी बात नहीं है। ICAP की जस्टिफिकेशन ये है कि उसने, किताब इसके पास रखो, ICAP ने शायद इसलिए मेरे ख्याल से 4 साल की डेप्शन रिकॉर्ड की है, उसने एक लफ्ज़ लिखा हुआ है अपॉन कंप्लीशन ऑफ 5 ईयर यूजफुल लाइफ इन जून। अपॉन कंप्लीशन ऑफ 5 ईयर लाइफ
इन जून से मुझे समझ आई है जून में कभी भी उसकी लाइफ खत्म हो गई है। आईकैप ने शायद समझा है कि उसकी 30 जून 25 को लाइफ खत्म हुई है, उसने इन जून से मुराद ये समझा है। अगर किसी ने ये समझे 30 जून 25 को लाइफ खत्म हुई है, फिर पहला ईयर ऑफ परचेज आपका 20 नहीं बनेगा, फिर 25 का एंड। तो अब फिर आप चलेंगे यकम जुलाई, जरा 21 से चल के देखें, 30 जून 22, 23, 24, 25 नहीं हुए पूरे साल। यकम जुलाई 20 से चलें, यकम जुलाई 20 से चलें, 30 जून 21, 22, 23, 24, अब 5 साल पूरे हो गए। इफ यू एज्यूम इट एज 30 जून, देन डेट ऑफ परचेज विल बी यकम जुलाई। इसलिए पहले साल की डेप्रिसिएशन उन्होंने चार्ज नहीं की। लेकिन मैंने कहा है अगर इन जून 25 लाइफ उसकी 5 साल पूरी हुई है तो शायद वो इन जून 20 खरीदा गया था, और आईकेएम ने क्या एज्यूम किया होगा, वो यकम जुलाई 21 को। तो इट डिपेंड्स, कोई मसला नहीं, इसलिए हम 5 साल ही करते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। आप बता दें जी गाड़ी की WDV कितनी है? 3.3। ये कौन सी वर्किंग बनी थी माय डियर? हमारी वर्किंग नंबर 5। ओके, अब माय डियर मेरा ये सवाल है आपसे कि गाड़ी वाली प्रोविजन जरा मुझे रिवाइज करवाएं। एक और स्यापा भी है, वो फिर आप लोगों को अल्लाह करे याद आ ही गया होगा कुछ लोगों को। जब गाड़ी की कॉस्ट रिस्ट्रिक्ट हो जाती थी तो आपको याद है एक और स्यापा भी होता था। लो सारा ही बंद हो गया। पेज नंबर आप लोग उतनी देर में ढूंढ के रखें। बताएं माय डियर। सॉरी मोहतरम, इट्स नॉट इन माय कंट्रोल। अब ये चीज़ें ऊपर नीचे कर रहा है। पेज नंबर 164, 163। साइड पे आ जाओ, ये पेज चलो साइड पे आ गया पेज जी। बताएं इसमें हमने अब ये होल्ड हो गया। हमने क्लास में ये मिसाल की थी कि गाड़ी आपने बेची है 8 मिलियन की। बेचने की प्राइस नहीं देखनी होती, खरीदने की देखनी होती है। द व्हीकल वॉज परचेज्ड इन 22, कॉस्ट वॉज 7.8, और हमारे सवाल में कॉस्ट कितनी है? 10 मिलियन। तो हमने किया क्या था? अभी भी हमने 75 लाख वाले को ही किया। तो 75 लाख वाले को करते 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 इसने 2 साल डेप्रिशिएट किया था, हमने करते 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 5 साल डेप्रिशिएट कर दिए। डन। तो हमारी WDV निकल आई है। अब मुझे बताएं कंसिडरेशन कैसे निकालनी होती है? A इंटू बी ओवर सी। A is the amount received on disposal, B is and C is actual cost। अच्छा, यहाँ पे ना ये चीज़ें सिलेबस के एंड पे बताई जाती हैं क्योंकि थोड़ी बहुत अजीब अजीब सी होती हैं, इक्का दुक्का चीज़ें सिलेबस में सी चलती हैं। यहाँ पे लोगों की राय है कि कंसिडरेशन के साथ रिसीव्ड का लफ्ज़ लिखा हुआ है, तो यहाँ एक्चुअल कंसिडरेशन और फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज हायर नहीं लेना। कुछ लोगों की राय है रिसीव्ड लेना है, कुछ लोगों की राय है हायर लेना है। आईकैप ने रिसीव्ड लिया हुआ है, चलो हम भी रिसीव्ड ले लेते हैं। ओके, what is the formula of calculating consideration received if I have sold the car which I bought for more than 75 lakh? The formula for calculating consideration is A into B over C. So please calculate the gain loss. वर्किंग नंबर, डेप्रिसिएशन की वर्किंग को कौन सा नंबर दिया है? गुड, वेल डन। फिर इसका वर्किंग नंबर 6। टैक्स वालों का, अच्छा वैसे जो हमारे अकाउंटेंट ने कैलकुलेशन बनाई थी उसमें उसने गेन लॉस नहीं निकाला था? नहीं, उसमें तो उसने अकाउंटिंग डेप्शन टैक्स डेप्शन बस की हुई है, उसने तो और कुछ भी नहीं किया हुआ। तो टैक्स वालों का गेन लॉस हमें निकालना पड़ेगा जी। इसी सफ़े पे रहते हुए मैं कर रहा हूं, कॉन्सिडरेशन कैसे लेनी है? A इंटू
नाउ व्हाट इज ए? कंसिडरेशन रिसीव्ड ऑन डिस्पोजल। देखिए जी, एम्प्लॉय को कितने की बेची है? एम्प्लॉय को कितने की बेची है? अच्छा, वो सैलरी में कुछ और होता था, सैलरी में होता था गाड़ी की फेयर वैल्यू क्या है, और एम्प्लॉय ने कितने की खरीदी है, दोनों का डिफरेंस सैलरी में जाएगा। वो सैलरी में था। मैं ये नहीं पूछ रहा सैलरी में क्या जाएगा, मैं पूछ रहा हूं बिजनेस का गेन तो इसके मुताबिक कैलकुलेट होगा ना। अच्छा, अब रिवाइज हो रही है बातें, ये याद आ रही हैं सारी बातें। अच्छा, ए पकड़े 2, बी 7.5, सी एक्चुअल कॉस्ट नई गाड़ी की ना पकड़ लीजिएगा, वो 15 मिलियन है। 1 पॉइंट लेस। ओए, बुक वैल्यू ने बड़ा तंग किया है। बुक वैल्यू ने हमने ली हुई है 3.3 आई के, अपने जो मर्जी अपने सोल्यूशन में निकाल ली हुई, हमने 3.3 लिया, -1.8। ये किनके वाला लॉस आ गया? टैक्स वालों का लॉस ऑन डिस्पोजल। इसको क्या कर दें? माइनस, बी कॉन्फिडेंट, टैक्स वालों का लॉस ऑन डिस्पोजल। लेस टैक्स वालों का लॉस ऑन कितना? पहले ये नोट कर लेना, फिर उस वर्किंग में मैं दोबारा आ जाता हूं। ये पहले ये नोट कर लें। डन? ओके। हमारे साल उसकी लाइफ रिमेनिंग 4 साल रहेगी, हमारे साल लाइफ खत्म हुई है रिमेनिंग, ये कैसे? वो कहते हैं कि उसकी लाइफ 5 साल खत्म हो गई है, तो रिमेनिंग कैसे 4 साल रह गए हैं? हाँ, बेचने के साल में डेप्रिशिएट नहीं करना। लाइफ खत्म होने से तो डेप्रिसिएशन का ताल्लुक नहीं है। अगर एक बार याद रखिएगा, इधर लाइफ के बेस पे डेप्रिसिएशन चार्ज होती है या रेट लॉ वाला यूज करना होता है। वो तो अकाउंटिंग की क्लास में कोई आपने बात पढ़ी होगी कि लाइफ खत्म हो जाए डेप्रिशिएट नहीं करते। हमारी क्लास में लाइफ खत्म होने से डेप्रिसिएशन का ताल्लुक नहीं है। हमारी क्लास में ये है कि WDV मेथड में तो कभी लाइफ खत्म ही नहीं होती। ये टैक्स वाले तो WDV मेथड यूज करते हैं। WDV मेथड में तो आखिरी सालों में भी 2-3 रुपए का असर पड़ा होता है बैलेंस शीट के अंदर। WDV लाइफ में कभी लाइफ खत्म नहीं होती। और 5 साल लाइफ मैंने ली है, डिवाइडेड बाय कहीं 5 की है, या मैंने रेट लगाया 15%। वो तो दीवानों ने कोई 5 साल लाइफ लेके पता नहीं क्या क्या किया होगा, वो तो डिवाइडेड बाय 5 ईयर्स करके और पता नहीं इतनी डेप्रिसिएशन फुल्ली डेप्रिशिएट हो गया हुआ है। टैक्स वालों की WDV लाइफ की बेस पे निकलती है या WDV का रेट लगा के निकलती है? ओके, चलें, गुड क्वेश्चन। तो ये टैक्स वालों का लॉस था, ये हमने माइनस कर दिया। आगे चलें जी। अब तो अल्लाह का शुक्र है, वहां से लेके कहां से, अपॉन कंप्लीशन से लेके 10 मिलियन तक हमारी डाटा इतना अवेलेबल था कि डेट ऑफ परचेज भी सॉर्ट ऑफ दी हुई थी, और कॉस्ट भी दी हुई थी, और कंसिडरेशन भी दी हुई थी। हमने सब कुछ करके गेन लॉस निकाल लिया और एक अच्छी रिवीजन हो गई। ये मुझे अच्छी तरह याद है, पास पेपर का एक सवाल है, मैं खुलवा के भी दे सकता हूँ, चैप्टर 18 में, उसमें भी हमने ये सारा काम किया था। अच्छा, एक नई गाड़ी खरीदी है जी 15 मिलियन की, रिप्लेसमेंट, यानी कि पुरानी गाड़ी उससे हमने उसको बेच दी, अब नई गाड़ी उसको लेके दी है, क्योंकि हमने तो अपनी तरफ से गाड़ी देनी थी ना उसको। एम्प्लॉयर तो प्रोवाइड करता है ना गाड़ी। सैलरी के चैप्टर में 5 या 10% गाड़ी का ऐड होगा, वो बहस मैं नहीं कर रहा आपसे। हम तो कौन सा चैप्टर कर रहे हैं? बिजनेस का। बिजनेस के चैप्टर में बातें तो डेप्रिसिएशन और गेन लॉस की करनी है, सैलरी के चैप्टर में और बातें थी। सैलरी के एंगल से ना, वैसे उसकी सैलरी इनकम में ऐड होना है 5.5 और 2 का डिफरेंस। बीवी को बीवी होने की वजह से नहीं लेना। हमने कहा था द कार वॉज सोल्ड एट बीवी, तो व्हाट इज द अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर? 2 मिलियन। एंड व्हाट इज द फेयर वैल्यू ऑन द डेट? अब एम्प्लॉय को 5.5 वाली गाड़ी कितने की मिली? 2 की। तो बाकी गेन कहां जाना है? सैलरी में। ये तो सैलरी के चैप्टर के लिए डिस्कशन थी, अच्छी रिवीजन हो रही है। ये तो सैलरी के चैप्टर के लिए डिस्कशन थी। हम अभी कौन सा चैप्टर कर रहे हैं? बिजनेस का। तो बिजनेस में 2 एहतियातें। गाड़ी कितने की खरीदी थी? 10 मिलियन की, तो रोक दी थी 7 पॉइंट, और WDV भी उसी तरह निकाली, और उसके बाद कंसिडरेशन तो आपको पता ही N to B ओवर C जीप करके निकलते हैं। और आखिरी बात आज की इस सवाल की बता दें क्या है, नई गाड़ी कितने की खरीदी है? आप बताएं, अगर 15 मिलियन की गाड़ी आपने खरीद ली है नई, तो 15 मिलियन पे डेप्रिशिएट करेंगे या 10 मिलियन पे? 7.5। तो नई गाड़ी को भी 7.5। कोई फर्क नहीं पड़ता साल के शुरू में खरीदी है एंड पे खरीदी है।
वर्किंग नंबर 7, डेप्रिसिएशन किसकी? न्यू कार की। कॉस्ट इधर तो 15 लिखी ना ताकि घर में पता चले, इधर 15, लेकिन रिस्ट्रिक्ट कर दी। और पिछली गाड़ी भी 7.5 है, उसी की डेप्शन उठा लें, पिछली गाड़ी की जो निकाली हुई है 1.1 डेप्रीसिएशन। जी बीबी बताएं जल्दी 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 जल्दी। कितनी भाई? ये बुक वैल्यू का बुक वैल्यू का 4, इससे अगले साल की डेप्शन निकलेगी ना। अभी भी वाली बातें भूल जाती हैं। जी बता दें डेप्शन कितनी निकल आई? 1.1 शुक्र है हमारी ब्रैकेट क्लोज हो गई। प्लस 1. 1 मिनट सारे खुला खुला करके देखें। सवाल ने कितनी एक्सेप्शन दी थी? 42। गलती से मशीन को इनिशियल अलाउंस के बगैर डेप्शिएट कर दिया, उसकी गली डेप्शन निकाल दी, इनिशियल अलाउंस डाला, उसकी डेप्रिसिएशन डाली। टैक्स डेप्शन को एडजस्ट कर रहे हैं, टैक्स डेप्रिसिएशन को एडजस्ट कर रहे हैं। और गलती से जो गाड़ी एम्प्लॉय को बेची थी उसकी टैक्सेशन नहीं रिकॉर्ड करनी थी क्योंकि नो डेप्शन द ईयर ऑफ, वो निकाल दी। सवाल में लिखा हुआ था इंक्लूड है। मुझे क्यों देख रहे हैं ऐसे? सवाल में लिखा हुआ था ये टैक्स वालों के डेप्शन में इंक्लूड है, हालांकि बेची हुई गाड़ी की डेप्शन इंक्लूड नहीं होनी चाहिए। अब आखिरी चीज रहेगी थी नई गाड़ी की डेप्शन, वो डाल दें 42 पॉइंट। और जान दें 42 पॉइंट, इनको छोड़ें। आप लोग बताएं नई गाड़ी की डेप्शन 1.1। आप बताएं व्हाट इज दिस? 42 तो मुझे भी पता है। व्हाट इज दिस? टैक्स वालों की डेप्शन एज पर अकाउंटेंट। बिजनेस में बहुत सारे एसेट्स की टैक्स डेप्रिसिएशन है। ये बिजनेस में तो हजारों एसेट होते हैं, उनमें से सिर्फ 2 एसेट्स में मसला था। एक प्लांट में उसकी हमने खाली डेप्शन रिकॉर्ड कर दी थी, अब उनकी हमने इनिशियल अलाउंस और डेप्शन सही वाली रिकॉर्ड कर दी, और एक डिस्पोजल की डेप्शन गलती से रिकॉर्ड कर दी थी, वो नो डेप्शन द ईयर ऑफ डिस्पोजल, और बस नए वाले एसेट की डेप्शन डाल दी। इस सारे का जवाब क्या आ रहा है? 42.96। अगर अकाउंटिंग वालों को कोई गेन दिया होता तो वो अकाउंटिंग वालों का गेन बिल्कुल रिवर्स करना था हमने। वो लिखा होता कि पीवीटी में पड़ा है तो फिर करते बिल्कुल जितना भी। ओके, अब भाई आखिरी बात बता दें, अगले सफ़े वाली एडजस्टमेंट हम आपको इंशाल्लाह भेज देंगे। जो लोग जनाजा पढ़ के आए हैं, अगले वाली एडजस्टमेंट आपको बता देंगे कितने मिनट पे डिस्कस हुई है। उस एडजस्टमेंट के असरात क्या हैं? हमें खर्चा एक माफ़ हो गया है, खर्चा माफ़ हो गया है, उसको किस में डाल दें? इनकम में डाल दें। कितना? 2 पॉइंट कंफर्म? ओके। ये तो मैंने सैलरी के चैप्टर में बताया था ना कि अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को गाड़ी दे दे तो अगर वो कहे सवाल में कि एट बुक वैल्यू ट्रांसफ़र की है तो इसका मतलब है ये वो पैसे हैं जो एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर को दिए हैं। तो बुक वैल्यू की वजह से नहीं लेना, बल्कि हमने लेनी होती है अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर। क्या चीज़? अनपेड। ये वो अगले सफ़े वाला नहीं, अनपेड रेंट नहीं है माय डियर, अनपेड रेंट इज वेव्ड। लिख लें, हमारा कोई भी खर्चा इस साल माफ हो जाए उसे इनकम में डाला करेंगे। हमारा कोई भी पेएबल खर्चा, हमारा कोई भी खर्चा माफ हो जाए तो उसको इनकम में डाल दिया करेंगे। अच्छा, अब मुझे ये बताएं, अगर सवाल में पुराने साल का लॉस दे देता 20 मिलियन और पुराने साल की डेप्शन फर्ज करें ना देता, पुराने साल का लॉस दे देता 20 मिलियन, तो ये कैसे सॉल्व होना था? पुराने साल का लॉस दे देता 20 मिलियन नहीं, तो 1 मिनट,
फिर आप लोगों ने टैक्स डेप्शन और इनिशियल अलाउंस का ये जो ब्रैकेट वाला किया ना, इसको जरा वर्किंग में कर लेना था। निकालनी एंड पे यही फिगर थी 42.96, लेकिन इसको थोड़ा सा इधर करने की बजाय, इधर करना जरा अच्छा लग रहा है, इधर करने की बजाय जरा साइड पे कर लेना था। और टैक्स समोटाई इनको भी जरा, अब इन दोनों को फिर जमा करके लाना था 42 और 42 और 0 इन दोनों को जमा करके लाना था। फिर ये वाला जो जवाब आता उसमें से पहले माइनस करना था पुराने साल का, फिर माइनस करनी थी हमारे साल की। अब मुझे बता दें किन चीजों को लफाफे में डालते, अगर हाँ इनको लफाफे में डाल देते अगर पुराने साल का लॉस दिया होता। किन चीजों को लफाफे में डालना होता है? इनिशियल अलाउंस, टैक्स वालों की डेप्रिसिएशन और टैक्स वालों की, इनको साथ साथ माइनस नहीं करना होता। अब हम बड़े हो गए हैं, लेकिन आज क्यों साथ साथ माइनस कर दिया है? पुराने साल का लॉस नहीं था। अब न्यूमेरिकल के फेस बना लें। इनकम फ्रॉम बिजनेस 124.14 और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स 9। और कोई इनकम्स माय डियर? कोई ज़कात वगैरह? यही हमारी टोटल इनकम, यही हमारी 133 यही टोटल इनकम, यही टैक्सेबल इनकम। इंटरेस्ट इनकम कितनी है? 8 मिलियन। इसको पड़ा रहने दें, माइनस क्यों नहीं किया आज? क्योंकि ये नॉर्मल रिजीम है। इट इज ग्रेटर देन, इफ इट इज ग्रेटर देन 5 मिलियन इट इज नॉर्मल रिजीम। इसको 50R नहीं कंसिडर करना। अच्छा, अब छोटा सा काम अब आप लोगों ने घर जाके कर लेने। टैक्स निकाल लें बिजनेस इनकम पे, उसके बाद सर चार्ज निकाल लें, ना निकलवाएं मुझे, सर चार्ज निकाल लें। उसके बाद आपने लेस कर देना है टैक्स डिडक्टेड ऑन इंटरेस्ट इनकम। वो बता दें इंटरेस्ट इनकम, यहां इंटरेस्ट इनकम ग्रॉस ले लिया करें। ग्रॉस कितनी है? 8। इस पे टैक्स कितना कटा? 15%, 1.2। ये पेएबल टू गवर्नमेंट निकल आया। जो भी हमारे टैक्स जिंदगी में कटे हैं उनको एंड पे क्या कर देना? माइनस कर देना। जी अच्छा माय डियर, आई के अपने सॉल्यूशन में शायद इसलिए टैक्स वो जो कटा है वो माइनस नहीं किया कि उसने यहां लिखा हुआ था टैक्स लाइबिलिटी। कभी कभी वो लिखता है नेट टैक्स लाइबिलिटी, तो इस तरह की उसमें ना जाएं, ये पता नहीं क्या कर, इस तरह के चक्रों में तो नहीं। हाँ अगर लिखता टोटल टैक्स लाइबिलिटी फिर शायद मैं कहता चीज को माइनस ना करें, लेकिन इन चीजों को छोड़ें, वो तो पागल है। ओके, इग्नोर सरचार्ज इफ एनी। वो तेरी खैर शुक्र है मेरी नजर पड़ गई। गया सी, इग्नोर सरचार्ज इफ एनी। इस तरह भी खेल सकते हैं हमारे साथ पेपू में श्योर। ये तीनों लाइनें तो हमने कभी नहीं जिंदगी में पढ़ी थी सर, सो ये हमने पढ़नी भी नहीं होती। इग्नोर सरचार्ज इफ एनी। ओके, अब हमारे पास बस 15-20 मिनट हैं। हम इसमें 2 सवाल, बस 15-20 मिनट हैं, हम इसमें 2 सवाल पढ़ेंगे। एक क्वेश्चन नंबर 2 और दूसरा सैलरी वाला कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 5 का ए।
चलें जी, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन परटेन्स टू अशफाक, अ रेजिडेंट फाइलर हु ओन्स मल्टीपल बिजनेसेस अक्रॉस। मजे हैं आई कैप में, वैसे आधा सवाल सही करना होता है। ये जो खबर है ना, ये तो जंगल में आग की तरह फैला दिया करें। कौन कितना सवाल सही करना होता है, और कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो हमारे 70-80% भी सही हो जाते हैं लकीली। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन परटेन्स टू अशफाक, अ रेजिडेंट पर्सन हु ओन्स मल्टीपल बिजनेसेस अक्रॉस पाकिस्तान। भाई को जगह दे दो, उसमें लेट जाने वरना। इन दिसंबर 2023, अच्छा हमारा साल कौन से नीचे देखें, 30/25। इन दिसंबर 2023 अशफाक ने घर बाय किया है 52 मिलियन का। इन जनवरी 24, पिछले साल ब्रो, पिछले साल उसने घर किराए के ऊपर दे दिया था उमर को 1 साल के लिए। आप बताएं, 1 साल के लिए अगर किराए पे दिया था तो जनवरी में दिया, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, 6 महीने पिछले साल किराए पे रहा होगा, और 6 महीने हमारे साल। कौन कौन से, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। सबसे जो पहला न्यूमेरिकल किया था हमने इनकम प्रॉपर्टी का, उसमें भी इसी तरह किया था कि पुराना किराया जा रहा था आ रहा था, सारा देखा था कितने महीने बनते हैं। एटा मंथली रेंटल ऑफ 1.5 लाख। आप मुझे बता दें ये कौन सी इनकम है, रेंटेड द हाउस, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, वेल डन। द रेंट फॉर द एंटायर ईयर वॉज रिसीव्ड इन एडवांस। प्रॉपर्टी के चैप्टर में ये रूल नहीं है कि सैलरी इज टैक्स्ड ऑन रिसीट बेस, वो सैलरी के चैप्टर में रूल है। किराया साल आपको पता है 1 जनवरी 24 30 24 वाला साल है, इतना तो पता है ना, लेक्चर 114 में 1 जनवरी 24 30 24 वाला साल है। बताएं ये किराया सारा पिछले साल मिल गया था, इससे फर्क नहीं पड़ता। हमने क्या देखना होता है, हमारे साल का कितना है, तो हमारे साल का 6 करेंगे हम, 6/12 भी नहीं बल्कि 6 करेंगे। ये कौन सा एनुअल रेंट है, ये तो पर मंथ रेंट है। A non-adjustable amount of 2 million was also received at the time of renting the house. जब हमने घर किराए पे दिया तो नॉन एडजस्टेबल अमाउंट 2 मिलियन की उससे ली थी, सेक्शन 16 वाली। इन जनवरी 2025 वी रिफंडेड द एंटायर नॉन एडजस्टेबल अमाउंट टू उमर एंड सोल्ड द हाउस। अगले को किराए पे नहीं दिया बल्कि घर को उल्टा बेच दिया अच्छा, बल्कि घर को उल्टा बेच दिया। अच्छा, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी कौन सा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 9। ये जी सेक्शन 16 का पॉइंट नंबर 2 है जो हमने पढ़ा था। सेक्शन 16 का 2 कहता था अगर पुराना किराएदार जा रहा हो और नया ना आ रहा हो तो आपने नॉन एडजस्टेबल अमाउंट को उस साल इग्नोर करना है। Where an amount is not adjustable against the rent is refunded by the owner to the tenant before 10 years, no portion shall be allowed in the year. जब पुराना बंदा जा रहा और नया, जैसे कि हमने आपको इसके नीचे क्वेश्चन नंबर एग्जांपल 2B बनवा के करवाया था, बल्कि एग्जांपल 1 ने आपको हमने करवाई है। नॉन एडजस्टेबल अमाउंट 0 ऐड करनी है क्योंकि पुराना जा रहा है नया, और अगर नया आ रहा होता तो जो नए से पैसे आते उसमें पुराने के ऑलरेडी टैक्स करते। ठीक है, हो गया, समझ आ गया। चलें, एंड सोल्ड हाउस, ये कौन सी इनकम है, कैपिटल गेन सेपरेट ब्लॉक, कैपिटल गेन सेपरेट ब्लॉक। चले माय डियर, अब आप हजरात जो है वो इन्नू सॉल्व करना शुरू करो नाल नाल जी। वर्किंग नंबर 1। अच्छा, इनकम ऑफ प्रॉपर्टी में ना रीडिंग टाइम में आपने पढ़ लिया होगा, काफ़ी सारी एडजस्टमेंट्स हैं, इसलिए इनकम ऑफ प्रॉपर्टी को मैं फ़ौरन क्लोज नहीं करूँगा। इनकम ऑफ प्रॉपर्टी में मुझे बताएं, मैंने रेंट ऑफ हाउस डालने, रेंट ऑफ हाउस, घर का किराया कितने, 1.5 लाख ज़रब 6 इज इक्वल टू 9 लाख रुपीज इन 1000। और नॉन एडजस्टेबल इग्नोर, नॉन एडजस्टेबल इग्नोर करने सेक्शन 16 के 2 की रोशनी में। चलें जी आगे। आप बताएं घर कितने का बेच दिया, 55 का, तो कंसिडरेशन इज ए, कॉस्ट 52,
तो घर बेचना कैपिटल गेन सेपरेट ब्लॉक में चला जाएगा। लो जी, सारा ही वन नोट बंद हो गया। बहुत जज्बाती हो जाता, हमारे से ज़्यादा जल्दी है इसको घर जाने की। अच्छा, मुझे ये बताएं, घर बेचने से पहले मैंने उसको ज़रा सेटमेंट किया है। ये जो सेटमेंट किया है घर को, आप ज़रा मुझे ये राय दें, ये मैं कोई खर्चा समझूं या कॉस्ट में ऐड कर दूं? जो मेरा घर असल में टोटल कितने का था? 52 का। मेरा घर टोटल कितने का था? 52 का। और मैंने उसमें रेनोवेशन कितने की? 5 लाख। मेरा ये मशवरा है कि आप ना, लो जी, ये मार्कर भी बंद हो गए, ये भी आउटडेट हो गया। वन नोट कांट ओपन पेज बिकॉज इट इज ब्रोकन। तो आप पे तोड़ के बिकॉज इट इज ब्रोकन। अच्छा, अब मुझे बताएं कि ये खर्चा जो है वो कितना बनेगा, जरा सोच के बताएं। मैंने घर को अगर सेटमेंट करूं तो आपके ख्याल से ये कैपिटल एक्सपेंडिचर टाइप चीज है या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर टाइप चीज है? कैपिटल एक्सपेंडिचर टाइप चीज है। तो दैट्स वाई हम इसको बेहतर है कि आप लोग 52 मिलियन, अब हम इस पे हाईलाइट नहीं कर सकते, पता नहीं सफा ब्रोकन हो गया। 52 मिलियन प्लस 5 लाख, ये आप समझ लें एसेट की कॉस्ट। अच्छा जी, अब हम सॉल्व कर रहे थे। अच्छा, सॉल्व भी इधर ही कर रहे थे। लो जी, सॉल्व भी इधर ही कर रहे थे, इधर तो अब वैसे ही नहीं लिखा जाना। अच्छा, इधर कहीं पड़ी हुई है कि F2 अटेम्प्ट उसने उस्मान ने भेजी थी। चलें, खैर है, कोई मसला नहीं, कहीं और सॉल्व कर लेते हैं। इससे दोबारा खोल नहीं सकते पे। हाँ मान, अच्छा जी, मेन्यू सेव एज किधर है? सेव एज डेस्कटॉप, डेस्कटॉप डेस्कटॉप सेव। यस, ऑलरेडी एग्जिस्ट, कोई मसला नहीं। ओह, ऑलरेडी एग्जिस्ट तो उसको तो फिर ओह, डेस्कटॉप ही बेकाबू हुआ है। अच्छा, यहाँ तो पहले ही पड़ी हुई है फाइल। ओके, माय कंप्यूटर, वन नोट, कंट्रोल एन, नई फाइल खोल लें। एक एक चीज़ भी करनी पड़ती है ना घर में। आप समझते हैं कि टीचर ऐसे बटन दबाते हैं, चीज़ें बनी होती हैं और हुई होती हैं और हमारे पास सफ़े आ जाते हैं और ये डायग्राम जब एक एक चीज़ बनाने के लिए ना बंदा रुल जाता है। जब बंदा टीए बनता है ना तो फिर उसको पता चलता है हाँ, इतना कुछ करना पड़ता है, मैं जा रहा हूँ। अच्छा जी, दोबारा आ गया जी सफ़ा, ओ सोल्यूशन आ गया है। दिस इज़ हाउ लाइफ इज़ वर्किंग माय डियर। अब घर वाले भी कह रहे होते हैं कि की कर रहे हो, बस कर दो, हर वेले लैपटॉप पे। अब उनको क्या, उनको पता ही होगा, उनको भी, सबको, सबके ही ये। अच्छा माय डियर, अब मुझे बता दें, आप पे ब्रेक करके आप पे ब्रोकन। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, रेंट कितना था? 150,000 मल्टीप्लाइड बाय 6, कितना आ गया? 900। और नॉन एडजस्टेबल 0। चलें जी, अब हम कैलकुलेट कर रहे थे, इसमें जगह छोड़ दीजिएगा अच्छी खासी। वर्किंग टू इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, सेपरेट ब्लॉक, डिस्पोजल ऑफ हाउस, कितने का बेचा? 55,000 करें ना, मेरे ख्याल से 55 मिलियन है ना। हाँ, तो 55,000 करें माइनस, बोले बोले माइनस, नहीं अलग अलग बताएं। 50,000 कॉस्ट बताएं पहले। 50 और वो वाला 5 लाख भी ले लें आप, 500। तो अकाउंटिंग के टीचर भी कहते थे घर को रेनोवेट खर्चे का करने का कैपिटलाइज करें, तो डेट्स वाई हमने उसकी कॉस्ट ले ली है।
मतलब ये कि कहीं ऐसा सच नहीं है, वो जो कॉस्ट का सेक्शन है ना 76, उसी में है मटेरियल, लेबर, ओवरहेड या इस तरह के खर्चे या ऑल्टर इंप्रूव करने के खर्चे एसेट की कॉस्ट का पार्ट है। तो ये सेक्शन 76 आप कह सकते हो उसको, बिजनेस के चैप्टर में जो था। जी माय डियर, 2500 इज कैपिटल गेन बट दैट इज चार्जेबल अंडर सेपरेट ब्लॉक। डन। क्या ढूंढना है मुझे बता दें। नहीं ढूंढना आप, चलें मैं फिर सारी चीजें पूछ लिया करूं। अच्छा, इन दिसंबर दो पूछा करें ना मुझे साथ साथ, ताकि पता चले आप लोग क्या ढूंढ रहे हैं। इन दिसंबर 2024, हमारा साल खत्म होने से कितने महीने पहले, 6 महीने, चपेड़े मार मार के बंदा जूते मारे, 7 महीने पहले। भाई 7 महीने पहले ना हमारा ईयर एंड 2025 है यार। नहीं गिनने आती चीजें तो मुझे बता दें, क्लास के बाद इसका सेशन रख लेते हैं, महीने कैसे गिनते हैं। इन दिसंबर 24 का क्या मतलब है, ये कम दिसंबर ही होगा ना। इन दिसंबर 2024 अशफाक रेंटेड आउट अ फ्लैट टू हिज फ्रेंड सैयद एट 35,000 पर मंथ। इन दिसंबर अब नहीं दिया उसने तो पूरा दिसंबर, फिर दिसंबर में उसने सैयद को घर किराए पे दे दिया। अब ये कोई और फ्लैट है, ये घर नहीं है, फ्लैट है ये, विदाउट टेकिंग एनी सिक्योरिटी डिपॉजिट। अच्छा ठीक है, सेक्शन 16 नहीं लगेगा फिर, क्योंकि उसने सिक्योरिटी डिपॉजिट लिया ही नहीं उससे। फेयर मार्केट रेंट ऑफ सिमिलर फ्लैट इज 50,000 के चक्कर है हायर विद सिक्योरिटी डिपॉजिट। ओ फेयर मार्केट वैल्यू दे दी सिक्योरिटी डिपॉजिट की, क्या करें भाई, सिक्योरिटी डिपॉजिट की फेयर वैल्यू तो नहीं। सेक्शन 16 कहता था जो सिक्योरिटी डिपॉजिट रिसीव हुआ है, ये एक मार्कर भी ले ले मुंह में डाल ले साथ। अच्छा, जो सिक्योरिटी डिपॉजिट रिसीव हुआ है उसको 10 से डिवाइड करना है। ये सिक्योरिटी डिपॉजिट रिसीव हुआ है या होता अगर मार्केट में किसी को देता, होता, तो ये तो खोता है, इसको इग्नोर करें। ओके, आप बता दें रेंट हाउस का या फ्लैट का। 50 नहीं, इंटू 6 करा रहे थे आप लोग पहले, और साड़ी वाली 7 याद आ गया जी। 350। तो आप लोग पता नहीं क्या कर रहे हैं, तो महीने ही नहीं गिनने आते अभी तो महीने। अच्छा माय डियर आगे बताएं, नॉन एडजस्टेबल अमाउंट लिख के आए, इग्नोर बिकॉज नॉट रिसीव। रिसीव ही नहीं हुआ कोई, अगर रिसीव हुआ होता तो इसे किससे डिवाइड करते, 10 से। चलो ये तो पता है। हा 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 हा। आगे चलें जी। एक न्यूमेरिकल उसने बिजनेस का दे दिया, एक नीचे सैलरी का आ रहा है, ये कैपिटल गेन प्रॉपर्टी इधर से मिक्स करके दे दिया, एक सेल्स टैक्स का। लॉसेस का उसने इस अटेम्प्ट में नहीं दिया, बल्कि उसके ट्रू फॉल्स दिए हैं लॉसेस के। भाई एक्चुअल रिपेयर्स तो इग्नोर करें ना, इसकी जगह हम रिपेयर, उसैद पेड 10,000 फॉर माइनर रिपेयर विच वाज एडजस्टेड अगेंस्ट द रेंट ऑफ जून 25। अच्छा ये जज्बाती हुआ हुआ, ये बंद हो रहा है बार बार, कहते हैं मैंने मेरा प्रोग्राम नहीं आज। अच्छा एक बार सुनिएगा कि इस लाइन से कोई फर्क नहीं पड़ता कि इट वॉज एडजस्टेड अगेंस्ट रेंट ऑफ जून, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वजह बताऊं क्या है, आप जून में उससे पैसे लेने गए, उसैद पेड 10,000 फॉर माइनर रिपेयर टू फ्लैट विच वॉज एडजस्टेड अगेंस्ट रेंट ऑफ जून। एक कॉन्सेप्ट मैंने बताया था वो जरा सुन लें, वो ये था कि उसैद अपनी जेब से 10,000 दे देता, उसैद अपनी जेब से 10,000 दे देता, तो वो रिपेयर जो आपने करानी थी वो कभी नहीं आया। कोई 20 साल पहले एक दफा कॉन्सेप्ट आया था, उसैद अपनी जेब से 10,000 दे देता। इसकी मैंने मिसाल आपको दी थी कि आपने कॉलेज को फीस भी दी सब्जेक्ट की 25,000 और सिक्योरिटी गार्ड को तनख्वाह भी दे दी अपनी तरफ से। वो फिर कॉलेज वालों को 2 खुशियां मिली, एक आपके 25,000, दूसरा सिक्योरिटी गार्ड को जो पैसे वो भी आपने अपनी जेब से दे दिए। सखी आप बहुत। उसैद अगर अपनी जेब से ये देता ना तो फिर ये मेरी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में ऐड होने थे। उसैद ने अपनी जेब से नहीं दिए, 10,000 रुपया उसैद ने बोले रिपेयर करवाई, और जब रेंट की बारी आई तो रेंट किसने किसको देना था, उसैद ने अशफाक को देना था, तो उसने 10,000 काट के दे दिया। लेकिन मुझे इस 10,000 से क्या करना, मैंने तो इसकी जगह रिपेयर अलाउंस माइनस करना है, ठीक है। लेकिन
मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा होगा। इस ट्रांजैक्शन को ऐसे समझ लें कि मैं किराया लेने गया आखिरी महीने का, मैंने कहा ये जो एडजस्ट होते हैं ना, बच्चे समझते हैं एडजस्ट होने से न्यूमेरिकल पे कोई फर्क पड़ेगा। न्यूमेरिकल पे नहीं फर्क पड़ता एडजस्ट होने से। सुने कैसे, मैं मालिक मकान हूं, ये कैलकुलेटर पे क्या हो रहा है, मैं मालिक मकान हूं, मैं गया किराया लेने 35,000, उसने कहा सर आप ये लें 35,000। फिर उसने कहा वो मैंने 10,000 रुपये का खर्चा किया था आपके घर के ऊपर, वो मुझे ज़रा दे दें। आपने उसी 35,000 में से 10,000 उसको दे दिया, तो कोई मसला नहीं। आपको तो पूरा 35 आया था ना, और ये 10 का खर्चा करना भी किसकी जिम्मेदारी है, आपकी। वो लॉ कहते हैं कि 10,000 माइनस नहीं होगा, इसकी जगह रिपेयर अलाउंस माइनस होगा, उस बहस में हम नहीं पढ़े अभी। तो एडजस्ट करने से कोई फर्क नहीं पड़ता चीजें। सर आसिफ की तनख्वाह है साल की 12 लाख, कॉलेज वाले कह दें वो जो लोन है ना आपने लिया हुआ था 1 लाख, तो 1 महीने की तनख्वाह ना लें, उससे एडजस्ट कर दें। पेपर में कुछ ना कीजिएगा, तनख्वाह को 12 से मल्टीप्लाई करके आ जाइएगा। बस अब लोन पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना बंद कर दीजिएगा, वो अलग बहस है, उसमें मैं नहीं पढ़ा। लेकिन एडजस्टमेंट्स करने से, इसकी एक बेहतरीन मिसाल क्लास के अंदर की थी, वो ये थी कि जब हम, एक न्यूमेरिकल था बिजनेस का, उसमें हम लीजिंग कंपनी से लीज वाला एसेट बाय करने गए थे। जब लीजिंग कंपनी से लीज पे लिया हुआ एसेट बाय करने गए थे तो 5 साल हो गए हुए थे एसेट को। 5वें साल के एंड पे हमने जाके कहा था हम आपसे ना एसेट बाय करने लगे हैं। उन्होंने कहा वो जो सिक्योरिटी ली हुई है ना, वो उसके अगेंस्ट एडजस्ट कर लो, पैसे हमें ना दो। मैंने कहा था आप एज्यूम करें मैंने पैसे दिए, उसने फिर वापस किए हैं। तो इसलिए दीज एडजस्टमेंट्स विल नॉट अफेक्ट आवर फिगर्स। 3-4 मिसालें मैंने देने की कोशिश की हैं, अल्लाह करे समझ आ गया हो। ओके, तो अब बता दें 10,000 माइनस करूंगे या इसकी जगह रिपेयर अलाउंस। आगे चलें। ऑन 1 अगस्त 2024, हमारा साल में अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, फरवरी, जून, 11 महीने। ऑन 1 अगस्त अशफाक ने रेंट आउट कर दिया एक ओपन प्लॉट। कोई नहीं, बस ओपन प्लॉट का किराए पे देना भी कहाँ आता है, इनकम फ्रॉम, वो ना ग्राउंड रेंट अदर सोर्स में आता है। वो ये चीज़ ग्राउंड रेंट मैंने बताया था, ये होता है कि आप किसी को अपनी लैंड दें और उसको इजाज़त दे दें उस पर तामीर करने की, फिर वो आपको ग्राउंड का रेंट दे रहा हो। ओपन प्लॉट किराए पे देना इज इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, लेकिन इस पे रिपेयर अलाउंस माइनस नहीं करना, ये जरा ध्यान रखिएगा। 1 अगस्त अशफाक रेंटेड आउट द ओपन प्लॉट टू स्पोर्ट्स क्लब फॉर 5 लाख पर मंथ, ठीक है। इन जुलाई 2024, साल के पहले महीने, ही ऑल्सो इनकर्ड 10,000 फॉर लेवलिंग एंड क्लीनिंग एज रिक्वायर्ड बाय टेनेंट। यानी कि घर देने से, ये प्लॉट देने से पहले ना उसने कहा था लेवलिंग और क्लीनिंग कर दो। टेनेंट पेड द रेंट फॉर 2 years इन एडवांस। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये लाइनें इग्नोर किया करें, हमने 11 से मल्टीप्लाई करना है। 2 साल का किराया वो सैलरी में देखा जाता है, अगर सैलरी इकट्ठी मिल जाए वो सैलरी में होता है। अशफाक हैड ओरिजिनली परचेज द प्लॉट, प्लॉट की कॉस्ट इग्नोर करें, क्योंकि कॉस्ट तो तब रेलिवेंट होगी जब प्लॉट बिकेगा, तो कंसिडरेशन माइनस कॉस्ट तब करेंगे। अच्छा, अब मुझे बता दें, मैंने ओपन प्लॉट किराए पे दे दिया है, कितने लाख किराया महीने का एग्री हुआ है, 5 लाख, लेकिन मिला 2 साल का किराया, तो मैं क्या करूंगा, 5 लाख इंटू 11। अच्छा भाई, ग्राउंड लेवलिंग चार्जेस माइनस नहीं होने चाहिए, क्योंकि मैंने आपको बताया था सेक्शन 15A के अंदर कोई ऐसी प्रोविजन नहीं है ग्राउंड लेवलिंग चार्जेस माइनस करने की। ICAP ने माइनस कर दिए हैं, उनको ईमेल कर दी हुई है, इंशाल्लाह उम्मीद है अगले हफ्ते तक उसको रिस्पॉन्ड आ जाएगा। उनको ये रिमाइंडर भी भेज दिया था कि आपने ग्राउंड लेवलिंग चार्जेस क्यों माइनस किए हैं। जो उन्होंने जवाब बताया हम आपको बता देंगे, फिलहाल मैं माइनस नहीं करवा रहा ग्राउंड लेवलिंग चार्जेस। चलें जी, अब मुझे, क्योंकि सेक्शन 15A में अब ICAP अगर ज़बरदस्ती किसी पॉइंट में फिट करा दे ग्राउंड लेवलिंग चार्जेस, तो वो देख लेंगे, आइंदा से बच्चों को वैसे करा दिया करेंगे। इस तरह की बहुत चीज़ें होती हैं, हर अटैम्प्ट में 2-3 नंबर इस तरह के क्वेश्चन रखा करें, इन चीज़ों का हल कोई नहीं है जी। रेंट मुझे बताएं ओपन प्लॉट का कितना है, 5 लाख इंटू 11 जी बोलें, 5500। मैं ऐसी बातें बताने का भी कायल नहीं हूँ क्लास के अंदर कि ये हुआ है ICAP के सर, ये हुआ है। ये सिर्फ उन लोगों की वजह से है जो ट्रस्ट नहीं करते और क्लास के बाद आके कहते हैं सर ICAP के सोल्यूशन में तो ये हुआ है। इस तरह पूछते हैं जैसे हमें पता ही नहीं ICAP सोल्यूशन भी देता है या नहीं। आज सर ICAP के सोल्यूशन में ये हो, जैसे ऐसी मुंह चौक के आ जाते हैं क्लास से, कुछ नहीं पढ़ते, ICAP क्वेश्चन आ रहा है, सोल्यूशन आ रहा है, ICAP की किताब में क्या गलती है क्या नहीं है, क्या ऐसे मुंह चुप, ट्रस्ट कर लें आप लोग। तो मैं ग्राउंड लेवलिंग चार्जेस माइनस नहीं करा रहा, लेकिन लिख लेते हैं यहां ग्राउंड लेवलिंग चार्जेस, लिखूंगा मैं जरूर, क्योंकि शो एक्सक्लूजन्स, और हमने भी किताब में माइनस नहीं किए हुए, एक सवाल किया था क्लास में, ग्राउंड लेवलिंग चार्जेस। आगे चलें जी।
ये याद रखिएगा कि ओपन प्लॉट वगैरह का किराए पे देना, लैंड का जिससे किराए पे देना, उसके रिपेयर अलाउंस माइनस रिपेयर अलाउंस हम सिर्फ इनके निकालेंगे। ऑन यकम अगस्त अशफाक परचेज अ जनरेटर फॉर रेंटिंग आउट टू स्पोर्ट्स क्लब। यही वाला स्पोर्ट्स क्लब ऊपर वाला, उसने एक जनरेटर खरीद लिया स्पोर्ट्स क्लब को किराए पे देने के लिए एट 1,20,000 पर मंथ। अशफाक परचेज अ जनरेटर फॉर रेंटिंग आउट टू स्पोर्ट्स क्लब। इसमें मेरे ख्याल से जो है ना, इसको डालना चाहिए था बिजनेस में। आई कैप ने डाला हुआ अदर सोर्स में, बिजनेस में डालना चाहिए था। ये ज़रा आके देखें चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 के अंदर हमने पढ़ा था मूवेबल प्रॉपर्टी का किराए पे देना अदर सोर्स में जाता है, ये पढ़ा था पेज 153। 153 में हमने पढ़ा था एनी इनकम फ्रॉम हायर ऑफ टेंजेबल मूवेबल प्रॉपर्टी। तो जनरेटर इज अ मूवेबल थिंग, इसका किराए पे देना इनकम फ्रॉम बिजनेस में जाना चाहिए। लेकिन ठीक है, आई कैप की मर्जी, उसने अदर सोर्स में डाल दिया, आप भी डाल दें, कोई ऐसी परेशानी वाली चीज नहीं है। लेकिन एक चीज है, फिर उसने आगे ना जनरेटर बेच भी दिया है। अब असल में जनरेटर जो बेचा है ना, उसका फिर फड्डा होना है, चाहे बिजनेस में डालते चाहे उधर डालते, ये कोई इतना मसला नहीं था। जब जनरेटर बेचा है ना, तो अगर आप बिजनेस में डालते तो बिजनेस में फिर डेप्शन की भी इजाज़त है, लेकिन अगर कोई चीज़ अदर सोर्स में डाल दी है ना, तो उसमें डेप्शन की इजाज़त, इसलिए उसने ना ऐसे ज़रा टाइम बचाया अपना, उसने कहा इसको चुप करके अदर सोर्स में डाल दो ताकि डेप्शन मेरा निकालनी पड़े। तो ये नहीं करना चाहिए था इसको। बहरहाल मर्जी है उसकी, आप भी डाल दीजिएगा इस तरह की कोई वन ऑफ चीज़ आई तो अदर सोर्स में डाल दें, ये कोई इतना वो इंपॉर्टेंट नहीं है जी। बताएं जी, अदर सोर्स निकलवाएं वर्किंग टू, लेकिन अदर सोर्स में रिपेयर अलाउंस माइनस नहीं होता, अगर कोई एक्चुअल रिपेयर हुई तो वो माइनस हो जाएगी। हाँ हाँ, बिजनेस में बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ले जाना, कोई मसला ही नहीं। आई कैप अक्सर क्या मैं कमेंट्स देता है कि डिफरेंट सॉल्यूशंस मैं एक्सेप्ट करता हूँ बच्चों के, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, वो जाने दो, इन चीज़ों में ना पढ़ा करो जी। माय डियर, रेंट कितना है? 1,30,000, 20,000। और कितने महीने के लिए किराए पे दिया? 11 महीने। जी बोलें। 1320, वर्किंग नंबर 3। आगे चलें। ओके, नेक्स्ट। The generator was purchased from a manufacturer at a promotional event for 8 million, which when its fair value was 8.5। ये आपको चैप्टर 18 का एक सवाल करवाया हुआ है भाई। इधर देखें, ये बात याद रखिएगा कि कभी भी इधर उधर लगे होते हैं। अच्छा, ये बात याद रखिएगा कि परचेज प्राइस हायर ऑफ एक्चुअल और फेयर वैल्यू कभी नहीं लेनी होती। परचेज प्राइस हमेशा एक्चुअल लेनी होती है। एक्चुअली इनको सुला दे, इनको सुला, हाजिर बाश होके बैठे। अच्छा जी, परचेज प्राइस कितनी आ गई भाई? 8 मिलियन। अच्छा, ऑन 30/2/2025 साल के आखिरी दिन जनरेटर वॉज सोल्ड, इसलिए किराए को हमने 11 से मल्टीप्लाई किया। जनरेटर वॉज सोल्ड फॉर 6 मिलियन एज इट डिड नॉट मीट द ऑपरेशन रिक्वायरमेंट्स ऑफ स्पोर्ट्स क्लब। उन्होंने कहा हमें नहीं चाहिए, हमने बेच दिया। अच्छा मोहतरम, ये जो जनरेटर का बेचना है ना, ये फिर मेरी राय है कि ये भी आप कैपिटल गेन में डाल दीजिएगा। जो वजह मैंने आपको एक दिन बताई थी, असल में बिजनेस में तो आप इसको डालें ना, क्योंकि ये बिजनेस में यूज ही नहीं हुआ। अब ये जनरेटर जो बिका है ना, एक मैंने आपको चीज बताई थी कि जो एसेट बिजनेस में यूज ना हो, जो एसेट बिजनेस में यूज और हम उसको बेच दें, तो उसका बेचना चुप करके डाल दिया करें कैपिटल गेन में। लेकिन इसमें एक बात अगली और सुन लें, आज तक आई कैप ने ये चीज टेस्ट नहीं की, अगर लैंड एंड बिल्डिंग जो प्लांट एंड मशीनरी के साथ आपने किराए पे दी हुई है, वैसे अगर आप वो भी बेचें तो फिर वो भी जा सकती है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन के अंदर। उसके बारे में उसने कभी नहीं कोई बात की। तो इस तरह छोटी मोटी चीजें चलती रहती हैं, इस परेशानी में ना जाएं। इसको आपको मंडे को इसके बारे में कोई लाइन लिखवा देंगे। फिलहाल मेरे पे ट्रस्ट करके आप इसको डाल दें इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में, इसका बेचना डाल दें इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में। वर्किंग नंबर नॉर्मल रिजीम में, नॉर्मल, ये सेपरेट नहीं, ये मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं, ये मूवेबल प्रॉपर्टी है। नॉर्मल रिजीम शेयर्स टाइप चीज समझ लें।
हाँ, अगर आपने बिजनेस में डालना है तो एक्सेलेंट, बिल्कुल कोई मसला ही नहीं, बिजनेस में डालिएगा, फिर आप 8 मिलियन को पकड़िएगा, डिप्रिशिएट कीजिएगा, उस डेप्रिसिएशन चार्ज होगी। जब चीज बिजनेस में चली जाएगी तो डेप्रिसिएशन चार्ज होगी, फिर जनरेटर पे होगी। क्या उसी साल बिक गई है तो ठीक है, आप फिर इस बेस पे डेप्रिसिएशन चार्ज करें, लेकिन एज अ जनरल रूल डेप्रिसिएशन फिर चार्ज होगी। तो अब बेचना, मेरा मशवरा है कि आप डाल दें कैपिटल गेन में, वर्किंग फॉर बोलें जी, जनरेटर की डिस्पोजल, ए कंसिडरेशन है 6, कॉस्ट 8, 2 मिलियन का क्या आ गया लॉस। डन, ओके। अच्छा, ये कैपिटल गेन में लॉस आया है, ये इंशाल्लाह लॉस हम बुरा लॉस है, ये तो कैरी फॉरवर्ड होगा, ये सिर्फ क्या होगा कैरी, कैपिटल लॉस का अगले 6 साल अपने सेम हेड में से माइनस होगा। ओके, आखिरी चीज, आखिरी चीज क्या लिखी हुई है भाई, ड्यूरिंग द ईयर 3 लाख टू प्रॉपर्टी एजेंट फॉर एडमिनिस्ट्रेशन एंड रेंट कलेक्शन चार्जेस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टीज, ताकि किसी के ज़हन में जनरेटर ना आ जाए, इमूवेबल प्रॉपर्टीज के रेंट कलेक्शन चार्जेस, कोई मसला ही नहीं। अब आप मुझे बता दें यहां पे खड़े होकर, अच्छा जी, कि रिपेयर अलाउंस कितना माइनस करना है, रिपेयर अलाउंस आपने माइनस करने 900 जमा 5 लाख ज़रब 11 था ना, 900 ज़रब 900 जमा 300 इंटू 1/5, 250। रेंट कलेक्शन चार्जेस, मेरा तो मशवरा है उसमें सबके ही कर दिए करें, रेंट कलेक्शन चार्जेस में कोई मसला नहीं, रेंट कलेक्शन चार्जेस सबके कर दें। टोटल बताएं, 6750 लेस रेंट कलेक्शन चार्जेस, जी बोलें, लोअर ऑफ एक्चुअल बोलें, या ये पूरा ले लें 6750, लोअर 300 ही आएगा मेरे ख्याल से, नहीं 27, ये मेरी आ जाएगी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी 6230। अच्छा, अब न्यूमेरिकल का फेस है, इंशाल्लाह हम आपको सोल्यूशन बना के कल भेज देंगे। अब सैलरी वाला भी रह गया, सैलरी वाला आप लोग खुद ट्राई कर लीजिएगा, उसकी डिस्कशन कर लेंगे, काफ़ी हो गया। पहले 1 मिनट मुझे फेस में बता दें आप क्या क्या जाने। ओके जी माय डियर, इनकम प्रॉपर्टी कितनी है 6230, ये अच्छी बस है, ये अच्छी, और बस तो नहीं हो गई, ये अच्छी बस है, ये तो वैसे ही सेपरेट ब्लॉक है, इसको छोड़ें, ये तो वैसे ही सेपरेट ब्लॉक है, ये अच्छी बस है, और ये अच्छी, तो बुरी सवारी मादरत, तो ये बुरी सवारी, अच्छी बस बुरी सवारी, तो क्या करना है, इनको आपस में नेट नहीं कर सकते। बहरहाल मैं मशवरे आप लोगों को दूंगा कि खुदा के लिए आईकैप का सोल्यूशन खोलने की जरूरत नहीं है, आईकैप के सोल्यूशन में तो इतनी गलती है कि उससे टोटल भी सही नहीं हो सका, और उसको समझ नहीं आया उसने कौन से लॉसेस को कहाँ माइनस करना था। वो तो 6750 और 620 उसमें से माइनस करके 6130 लाया है, फिर उसके बाद जमा 2500 माइनस 2500 जमा 1320, ये टोटल भी उससे सही नहीं हो सका, पता नहीं उसने लॉसेस के साथ क्या सलूक किया है। तो सोल्यूशन को देखने की जरूरत नहीं, हम आपको दे देंगे सोल्यूशन। ओके, जाएं, अल्लाह हाफिज़।